अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। लो जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे और ये बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, इसको ज़रूर हमने करना है। अब इसमें देखें क्या चीज़ें करनी है। इसमें हमने करना है फंक्शंस एंड ग्राफ। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसकी जो थ्योरी है ना, इसको ज़रूर समझिएगा, क्योंकि पीछे मैंने वीडियोस देखी हैं, वो आप लोग क्या करते हो, थ्योरी स्किप कर देते हो और डायरेक्ट उसकी एक्सरसाइज पे चले जाते हो। ये वाले जो सवाल है, ये जो फंक्शन वाले जो सवाल है, एक्सरसाइजेज है, इसके लिए थ्योरी बहुत अहम है। और ये थ्योरी ऐसी है कि अगर आपने मैथ आगे से पढ़ना है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम। और इसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, अक्सर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अक्सर को प्रॉब्लम आती है अगर थ्योरी जो है वो सही तरह से नहीं समझेंगे। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम अच्छे से अच्छे अंदाज में इसको समझ लें। और ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ठीक है, और उतनी ही मुश्किल लगती है बच्चों को, लेकिन अभी देखिएगा समझेंगे तो आसान लगेगी। तो ये थ्योरी हमने पढ़नी है और ज़ाहिर एक्सरसाइज 4.1 करेंगे इंशाल्लाह इसके साथ। अब देखें ये चैप्टर है क्या। ये चैप्टर है फंक्शंस का और उन फंक्शनों के ग्राफ्स का। अब फंक्शन क्या होते हैं, ये असल बात है समझने वाली। अब देखें, फंक्शन तक जाने से पहले उसका जो बड़ा भाई है ना, रिलेशन, उसको समझें। रिलेशन क्या होता है। आम जैसे हम इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हैं जी, रिलेशन है, ताल्लुकदारी है। दो चीज़ों का, कम से कम दो चीज़ें समझ लें, दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक होता है, रिलेशन होता है। जैसे उस्ताद का शागिर्द के साथ ताल्लुक है, लाखों करोड़ों रिलेशंस होते हैं इस तरह के। बच्चे का अपने वालिदैन के साथ रिलेशन होता है, पढ़ाई का और मेहनत का आपस में रिलेशनशिप है, एक चीज़ करेंगे तो दूसरी होगी, एंड सो ऑन। यानी एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ डिपेंड कर रही होती है। एक चीज़ हिलेगी, दूसरी ने हिल जाना है, ठीक है ना। जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं, तो स्पीड बढ़ाने से क्या होता है कि हमारा टाइम कम लगता है, ठीक है। तो एक ने दूसरी चीज को इफेक्ट किया। ऐसे ही सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। अब उस रिलेशन से आगे से फंक्शन बनता है, ये उसका एक छोटा पार्ट कह सकते हैं। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के लिए समझने के लिए ना, मैंने देखेंगे एक नलके की एग्जाम्पल ली है। नलका आपको पता है, अक्सर जो गाँव वाले लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको तो पता ही है नलके का, ठीक है। शहरों में भी बाज़ का हैंड पंप इसको कहते हैं, हैंड पंप लगा होता है। तो ये मैंने ये देखें, ये बनाने की कोशिश की, अच्छी खासी प्यारी मैंने डायग्राम बनाई है। तो ये इसका मेन पॉइंट होता है और ये साथ हथी होती है, जहाँ से पकड़ के उसको हम ऐसे ऐसे, इसको पंजाबी में कहते हैं घेड़ना, ठीक है। उसको हम जोर लगाते हैं, नीचे की तरफ लगाते हैं तो पानी निकलता है, तो पानी यहाँ से निकलता है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने उसकी बनाई है कि ये जो है ना, ये जो मशीन है हमारी, ये जो फंक्शन होता है वो बेसिकली एक मशीन होती है। जैसे कि ये हमारी मशीन है, क्योंकि मशीन क्या करती है, काम करके देगी हमें। तो ये वाला जो नलका है, ये मशीन के तौर पे हमें काम करके देगा। अब इस मशीन में एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है। हम इसको क्या दे रहे हैं और बदले में हमें वो क्या रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम एफर्ट लगाएंगे। ये मैंने अली को बनाया, तो जो अली आपका कोई फ्रेंड है तो उसको ज़रूर टैग करें कि तुम्हारी शक्ल ये हमने बनाई है। तो ये अली साहब क्या करेंगे, जाएंगे नलके के पास, नलके को घेड़ेंगे, उसको ज़ोर लगाएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो पानी निकलेगा आगे से। तो एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है। इसी तरह से हमारा ये जो मैथ के अंदर फंक्शन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऐसे करके बनाते हैं y = 3x + 2। अब ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन में देखें, एक वेरिएबल आपके पास x है, एक वेरिएबल y है, ठीक है। तो x जो है वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x वेरिएबल हमारी फोर्स है जो हम इस हाथी के ऊपर लगा रहे हैं, और y जो है वो उसकी आउटपुट है। x इनपुट है, y आउटपुट है। y आउटपुट ये है कि पानी निकल रहा है उसमें से, जोर लगाएंगे इस हाथी के ऊपर, पानी निकलेगा। तो x की वैल्यू आप चेंज करेंगे तो उसके मुताबिक y ने चेंज होना है। अब यहाँ 2 दफ़ा उसको गेड़ें तो 2 पानी और ज़्यादा आएगा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा चेंज करते जाए, उधर से आउटपुट भी चेंज होती जाएगी। यही काम यहाँ पे होता है, आप x को चेंज करते जाए, उसके बदौलत y जो है वो भी चेंज होता जाएगा। सो ये एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल है। तो 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका फंक्शन जो है वो बन रहा होता है। एक इनपुट क्या है और एक आउटपुट क्या है, और एक मशीन है कि वो जो फंक्शन, असल फंक्शन है वो मशीन होता है कि किस तरह से तब्दीली आएगी, किस तरह से आउटपुट बनेगी, क्योंकि आउटपुट्स डिफरेंट होती हैं। कोई और मशीन लेंगे, वहाँ पे आउटपुट कुछ और आएगी। तो बेसिकली अब ये हमारा फंक्शन है पूरा 3x + 2। ये मशीन है, नलका है बेसिकली 3x + 2, और इसमें x जो है वो एफर्ट है और जो पानी है वो y है। तो इस तरह से करके ये 3 चीज़ों से क्या बन रहा होता है, फंक्शन बन रहा होता है।
सो फंक्शन में एक इनपुट होगी और आउटपुट होगी और एक मशीन होगी। तो इस तरह से करके इसको लेके चलना है। अब ये जो मशीन है इसको हम रूल भी कहते हैं। ये रूल है उसका कि किस रूल के तहत चेंजेस आनी है। ठीक है, एफर्ट हमारी इनपुट, ये देखें मैंने साथ लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ साथ साथ हमने थ्योरी को भी समझना है। एग्जाम्पल तो साथ ले ली ना। अब इनपुट जो है, जो एक्स की वैल्यू होती है उसको हम डोमेन कहते हैं। एक लफ्ज़ है डोमेन और एक है को डोमेन। जो एक्स की वैल्यू है उसको हम डोमेन कहेंगे, जिसको हम चेंज करते हैं अपनी मर्जी से। एक्स की वैल्यू कभी 1 ले ली, कभी 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो उसको क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। इंडिपेंडेंट वैल्यू जो चेंज हो सकती है, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। और जो वाई की वैल्यूज जो आगे से आउटपुट आनी है उसको हम क्या कहते हैं? को डोमेन। डोमेन को डोमेन, इनपुट आउटपुट, आउटपुट को डोमेन है, वाई को डोमेन है, ऐसे इसको ज़हन में रखना है। ठीक है, तो को डोमेन और डोमेन ये होगी। ठीक है, जो डोमेन हमारी इनपुट हुई, जाहिर है उसको हम एफर्ट जो हम लगा रहे हैं। को डोमेन हमारी आउटपुट है, जैसे यहाँ पे आउटपुट हमारी पानी निकल रही थी। और जो हमने अब लेट्स सपोज देखें ना, ये एक एग्जांपल है कि 5 दफ़ा पंप घेरते हैं, 5 दफ़ा एफर्ट लगाते हैं तो 1 लीटर पानी निकल आता है। तो ये जो 1 लीटर पानी है ये हमारा वाई है, आउटपुट है, ये हमारी को डोमेन है। और ये जो हमारी डोमेन है 5 पंप्स, जो हम उसको इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखें काफ़ी अच्छा आपको समझ आ गया होगा। एक जूसर की भी एग्जांपल इसके साथ ही है। जूसर मशीन, जो माल्टे लेके आते हैं आप, ठीक है, तो अब जितने माल्टे ज़्यादा उसमें ऊपर लगाएंगे, जूसर मशीन क्या करेगी? उतना ज़्यादा आपको जो है जूस बना के देगी। तो जो जूस बन रहा है वो आउटपुट है, वो को डोमेन है। ठीक है, और जो आप ऊपर से उसको मशीन पूरी की पूरी, वो क्या है? वो रूल है कि किस रूल के तहत आपको कोई चीज़ मिलेगी। अब यहाँ मशीन नलका लगा देंगे तो वो जूस क्या निकलना है उसमें? तो मशीन डिफरेंट होगी, ख़राब हो गई। तो स्पेशल मशीन है उसकी। तो मशीन जो है वो रूल होता है, जिस रूल के तहत चीज़ों में तब्दीली आनी है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से करके देखिए। नेक्स्ट हमने वही उसी तरह से एक एग्जांपल लिया है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अब देखें, ऐसे भी हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हाली लिख दिया जाए, y इज इक्वल टू 3x प्लस 9, ठीक है, माइनस 14 एक्स स्क्वायर, कुछ भी। ठीक है, डिफरेंट तरह की जो शक्लें होती हैं फंक्शन की वो हो सकती हैं। बहुत सारी डिफरेंट तरह के आगे आएंगे सवाल इस तरह से। तो ये एक फंक्शन एग्जाम्पल के तौर पे हमने सामने रख लिया है। तो जाहिर है कि इसमें x जो है हमारी इनपुट है, इसी को हम डोमेन कहते हैं। y जो है हमारी आउटपुट होती है, उसको हम को डोमेन कहते हैं। और ये जो x प्लस 3 है, या ये वाला है, या ये वाली चीज़ है, ये क्या कहलाती है? ये उसका रूल कहलाती है। किस रूल के तहत तब्दीली आनी है? अब देखें प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है जो हमने प्रॉपर याद भी करनी होती है, वगैरह वगैरह। सो डेफिनेशन में कहता है कि आपके पास ना 2 सेट हैं। ये जो x और y है, वैल्यूज़ होती है ना, तो वैल्यूज़ जो है उनको सेट की शक्ल दे सकते हैं। तो यहाँ हम सेट का जिक्र करेंगे। सो कहता है इफ़ x एंड y आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। सेट्स हैं ऐसे हैं जो नॉन एम्प्टी हैं, यानी कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट होंगे, खाली नहीं है। ठीक है ना, उसमें कुछ है, 1 2 3 कुछ भी, कोई नंबर्स को चीज़ें हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। अब ये भी बताना होता है कि फंक्शन कहाँ से किधर जा रहा है, क्योंकि देखे ना, अभी हमने देखा कि जी x हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, कि x पे y डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब ये वाला जो फंक्शन है फ्रॉम x टू y है, x की वजह से y में तब्दील आनी है। ठीक है, और जब y की वजह से x में चेंज आ रही हो तो फ्रॉम y टू x हो जाएगा। फिर किधर से किधर जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जिधर से जाना है वो कौन है? वो इंडिपेंडेंट है, जिसने तब्दीली लानी है अगले में। ठीक है, ये याद रखना है। सो देखें, दोबारा इसकी डेफिनेशन को देखें। देन अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, x से y की तरफ जो फंक्शन है, इज अ रूल। वो रूल होता है। असल काम क्या है? वो रूल है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मशीन है, वो रूल है, जिस रूल के तहत तब्दीली आनी है। दैट असाइन, वो क्या करता है? वो रूल क्या करता है? वो असाइन करता है। असाइन होता है लगा देता है, किसी को किसी काम पे लगा देना, वो असाइन होता है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, सेट एक्स के हर एलिमेंट को लगा देगा, किसके साथ? एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इन सेट वाई, सेट वाई का सिर्फ एक एलिमेंट के साथ। यानी जब सेट एक्स की एक वैल्यू लेते हैं तो वो आगे से वाई की एक यूनिक अलहदा ही एक सिंगल वैल्यूज़ के साथ वो अटैच हो जाए। तो इसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। और फंक्शन को लिखते किस तरह से हैं? फंक्शन जो है x टेंड्स टू y,
ठीक है, इस तरह से जैसे दो नुक्ते लगाते हैं रेशो वाले, और पहले x लिखते हैं और आगे तीर का निशान और फिर y, कि जी x की तरफ से y की तरफ जा रहा है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कि y x का फंक्शन है। ये कई दफ़ा आपने देखा होगा, ठीक है। तो x की तरफ से y की तरफ जो है वो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। अगेन x हमारी डोमेन है और y जो है वो को डोमेन कहलाती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अहम कंसेप्ट आता है जी, को डोमेन और रेंज क्या है। एक नया लफ्ज़ आ रहा है, रेंज। असल में ये जो को डोमेन और रेंज है, ये दोनों y की वैल्यूज़ होती हैं। दोनों जो हैं ये जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो आउटपुट होती है उसकी वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन इस पर थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये जो को डोमेन होती है ना, ये बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, ज़्यादा वैल्यूज़। असल में होता ये है कि जब भी हम कोई सवाल करने लगते हैं, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने मैथ की आती है, तो उसमें जब हमने डोमेन और जो को डोमेन होती है ना, पहले से ही सोच ली होती है कि हमने ये जो काम करना है, वो ये अक्सर सवाल इस तरह के जो है प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो उसके अंदर आती हैं, कंप्यूटर में आती हैं, प्रोग्रामिंग करते हुए आती हैं, या मैथ का बड़ी क्लासों में फिज़िक्स के लिए मैथ करने लगे हैं, या केमिस्ट्री के लिए या इकोनॉमिक्स के लिए करने लगे हैं, तो उसके स्पेशल इस तरह के सीन आ जाते हैं कि जहाँ पे हमें सपोज करना पड़ता है कि हमारी जो डोमेन है और जो को डोमेन है वो क्या होनी चाहिए। तो ये हमने पहले से सपोज की होती है। तो को डोमेन बहुत बड़ी वैल्यूज़ हो सकती हैं, बहुत बड़े लेवल पे हो सकती हैं, लेकिन जो रेंज है वो उससे कम होती है। रेंज ये समझ लें कि ये असल वैल्यूज़ होती हैं। जब आप को डोमेन की वैल्यूज़ लगाएं फंक्शन में, और फंक्शन में लगाने के बाद जो एक्चुअल वैल्यूज़ आती हैं y की, उनको हम कहते हैं कि ये रेंज है। को डोमेन उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। को डोमेन एक बड़ा सेट हो सकता है, उसमें बाज़ चीज़ें इसमें रेंज में ना आती हों। फॉर एग्जांपल हमने डोमेन सिर्फ 4 नंबर्स लिए हैं, और वैसे जो है वो रियल नंबर्स तो या वो जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने कह दिया भाई जी को डोमेन है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल डोमेन लेते हैं वो सिर्फ 4 नंबर्स लेते हैं, और उनको जब वैल्यूज़ लगाते हैं तो जैसे जो रेंज की वैल्यूज़ है वो भी 4-5 वैल्यूज़ आती हैं। तो रेंज थोड़ी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका फ़र्क जो है वो ज़हन में रखना है कि रेंज एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं जब आप उसको डोमेन को लगाते हैं, और को डोमेन जो है जो पहले से सपोज किया होता है वो वाली वैल्यूज होती है। अच्छा, इसकी बहुत ही एक अच्छी एग्जांपल है मेन्यू की और ऑर्डर की। जब आप किसी होटल में जाते हैं और उस होटल में जाके तो आप कहते हैं भाई लाओ मेन्यू लेके आओ, क्या क्या है आपके पास। तो जो मेन्यू आता है उसको आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये को डोमेन है, यानी आपके पास वैरायटी है कि भाई ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। लेकिन आपने जो ऑर्डर करना है वो 2-3 चीज़ें करेंगे, भाई ये वाली डिश ले आओ, ये वाली 2-3-4 डिशें आप मंगवा लेंगे। लेकिन सारे का सारा मेन्यू तो नहीं मंगवाएंगे। मंगवा सकते हैं तो मंगवा ले, इतने पैसे हैं या इतने लोग गए हुए हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ें आप मंगवा रहे हैं वो एक्चुअली रेंज है, क्योंकि रियल में आपने क्या किया, रियल में जो काम किया वो रेंज है। लेकिन जो आपके पास वैरायटी मौजूद है उसको क्या कहेंगे, ये को डोमेन है। तो रेंज में और को डोमेन में ये फ़र्क है। अच्छा, एक और एग्जांपल जो हमारे बुक के हिसाब से है कि देखें y को हमने नॉर्मली फंक्शन बनाया हुआ है x का, और यहाँ पे देखें ये x की वैल्यूज़ ली हुई हैं a b c d, ये x उसका जो सेट है हमारा x सेट उसकी वैल्यूज़ हैं, और y सेट की वैल्यूज़ जो हैं वो 1 से लेके 5 तक हैं। अब ज़ाहिर है x के साथ आप इनका रिलेशन बना सकते हैं। भाई x की वैल्यू a लगाएंगे तो y 1 आएगा, b लगाएंगे तो 2 आएगा, c लगाएंगे तो 3, d लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखें y की सारी वैल्यूज़ कंज्यूम नहीं हुई, लेकिन y की जो सारी वैल्यूज़ हैं, देखें वही बात कि y क्या है, वो आउटपुट है। यही हमारी को डोमेन है, ये वाली डोमेन है। जो x की वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन कहलाती हैं, ठीक है। तो डोमेन सारी की सारी यूज़ हो रही है, लेकिन जो एक्चुअली y की वैल्यूज़ उनके सामने आई हैं वो सिर्फ ये आई हैं 4। तो ये जो 4 वैल्यूज़ हैं ये रेंज है। ये देखें रेंज में 1 से लेके 4 तक है, लेकिन को डोमेन जो है जो कि एक्चुअल सारे का सारा y होता है वो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो उससे बड़ी हो सकती हैं। ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, सारी वैल्यूज़ कंज्यूम हो जाए y की, हो जाए, ठीक है। लेकिन रेंज डोमेन से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि रेंज ने उसी में से तो आना है, ठीक है। तो डोमेन जो है हमारे पास ये वाली आ गई। तो को डोमेन और रेंज एक ही चीज़ है, लेकिन को डोमेन उससे रेंज से बड़ा हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद फंक्शंस के ऊपर कुछ काम है। अब थोड़ी आसान चीज़ें आ गई कि भाई ये जो फंक्शंस होते हैं इस पे हमने काम क्या करना है। काम सिंपल सा काम है, इसमें आपने एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवीजन करनी है।
जो आम हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो हम यहाँ पे भी करेंगे। अब यहाँ पे जाहिर है कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस होंगे। एक फंक्शन को हम f कह लेते हैं, दूसरे को g कह लेते हैं, और ये दोनों फंक्शंस किसके हैं? x के हैं। यानी x हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो f ऑफ x और g ऑफ x जो इसकी वैल्यूज़ आएंगी वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अब करना क्या है जी, जब उनको ऐड करवाना है, जमा करवाना है, तो ज़ाहिर उसको ऐसे लिख लें f प्लस g, दोनों फंक्शन है x के, तो किस तरह से जमा होंगे? सिंपल आम रूटीन में जैसे दोनों फंक्शंस दिए होंगे उनको हम प्लस कर लेंगे। अभी हम ये करके देख लेंगे। इसी तरह से जब माइनस करवाना है जी, फंक्शन f में से g को माइनस करवाएं तो वो किस तरह से होगा? अगेन दोनों फंक्शनों को आमने सामने रखेंगे, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे, जैसे उनकी अलामतें चेंज करते हैं, फिर आपस में प्लस माइनस। बड़ा सिंपल सा मेथड है। मल्टीप्लाई में भी यही दिखाया हुआ है कि f इंटू जी करना है आपने, तो f ऑफ x और g ऑफ x जो दोनों फंक्शंस हैं उनको जस्ट डॉट ले लें, यानी उनको आप मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, ये आम चीज़ें हैं, जस्ट एक दफ़ा आपको शो करवा दिया है। और डिवीजन में भी इसी तरह है, फंक्शंस को आप डिवाइड भी करा सकते हैं ऊपर नीचे लिख के। तो ये हो गया। अब ये एक बहुत अहम और नई चीज़ आ रही है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब कंपोजिशन में ये होता है कि आपके पास दो फंक्शंस दिए होंगे, आपने क्या करना होना है? दोनों को मिक्स करके कोई प्लस माइनस नहीं है, ये मिक्सिंग हो रही है, मिक्स करके एक नया फंक्शन बना लें। मिक्स किस तरह से करना होता है? ऐसे समझ लें कि एक फंक्शन को उठा के दूसरे में पुट करा देना है, दूसरे में लगा देना है। वो कैसे होगा अभी हम ज़रा सवाल करके देखेंगे। यहाँ मैंने एग्जांपल भी लिखी है, जिसको क्या कहते हैं? कंबाइनिंग टू आर मोर फंक्शंस टू क्रिएट अ सिंगल फंक्शन। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन बना रहे हैं, और उसमें ये ओ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल एक f ऑफ x है, एक g ऑफ x है, तो हम इसको लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x। ये o जो है वो ऑफ के लिए यूज़ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो f ऑफ x है उसको g में पुट कराने लगे हैं। तो ठीक है, ऐसे लिखेंगे, g ब्रैकेट लगा के उसके अंदर f ऑफ x लिखेंगे। तो ब्रैकेट लगा के जिसको अंदर लिखा जा रहा है उसको पुट कराया जाना है, ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, अभी देखें, ये f ऑफ x ये एक फंक्शन है जी 2x प्लस 1, g ऑफ x है जी 3x माइनस 2। अब चूंकि हम g ऑफ f ऑफ x करने लगे हैं, तो मतलब क्या होगा कि g वाला जो फंक्शन है ये वाला, इसके अंदर f ऑफ x वाले फंक्शन को पुट कराना है। कैसे? कि x की जगह पे ये पूरा फंक्शन आ जाएगा। यानी g वाले फंक्शन को हम लिखेंगे 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, लेकिन x की जगह पे ये पूरा फंक्शन वहाँ पुट हो जाएगा। पुट जब करवा दिया, इसको ज़रा दे के प्लस माइनस करके, तो एक सिंगल वैल्यू बना लिया करेंगे। तो ये काम है, ये 2-3 सवाल करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये ज़हन में बैठ जाएगा। एक्सरसाइज कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन थ्योरी को आप एक दफ़ा आप पढ़ रहे हैं। असल तरीका ये होता है कि थ्योरीज़ को 2-3-4 दफ़ा देखना होता है, वाकफियत पैदा करनी होती है। जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो कभी भी 100% समझ नहीं आती। ठीक है, बड़े कोई आप लाइक उतना हैवी किस्म के आइंस्टाइन नहीं है, हम लोग नहीं होते। ठीक है ना, तो 2-3-4 दफ़ा करके फिर हमें जो है वो क्लैरिटी ज़्यादा बेहतर आती है। तो रेपिटिशन, मैथ में रेपिटिशन बहुत ज़रूरी होती है। अब देखिए, उसके बाद एक फंक्शन है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स में ये होता है कि आपके पास जो एक्चुअल फंक्शन है उसको उल्टा करके आप उसको रिवर्स कर देते हैं। y इज़ ए फंक्शन ऑफ x होता है ना, तो आप उसको बना लेते हैं x इज़ ए फंक्शन ऑफ y, उल्टा कर लेते हैं, x की जगह पे y आ जाता है, y की जगह पे x चला जाता है। तो इसको इन्वर्स कहते हैं। तो इन्वर्स जैसे मैट्रिसेस में शो कराते थे, यहाँ पे भी ऊपर -1 पावर में -1 लगा के वो शो कराया करेंगे। तो अगर हमारे पास फंक्शन ये वाला है f जो कि x से y की तरफ जा रहा है, तो उसका जो f का इन्वर्स होगा वो y से x की तरफ जाएगा। वही बात कि x दूसरी तरफ आ गया, y दूसरी तरफ चला गया। ये भी अभी हम करके देखेंगे, इंशाल्लाह वो समझ आएगी। लेकिन इसकी जो बात याद रखने वाली वो क्या है कि ज़ाहिर है जब नॉर्मली आपके पास फंक्शन है तो x की जो वैल्यूज़ हैं वो डोमेन कहलाती हैं और y की वैल्यू को डोमेन कहलाती हैं। और तो जब उन्होंने जगह चेंज कर देनी है तो डोमेन रेंज में भी फ़र्क आ जाएगा। तो फिर ये देखें, डोमेन ऑफ f वो रेंज बन जाएगी f इनवर्स का, यानी उल्ट हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि रेंज या को डोमेन एक ही बात है। अब ये याद रखना है, को डोमेन और रेंज हम एक ही चीज़ के लिए यूज़ करते हैं लफ्ज़। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ है, रेंज कह लें या को डोमेन कह लें। तो फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन है उसकी डोमेन इन्वर्स की रेंज के बराबर होगी
और जो रेंज है हमारे ओरिजिनल वाले की वो अगले के इन्वर्स वाले के डोमेन के बराबर हो जाएगी। तो ये भी जाहिर है कि कभी किसी सवाल में पूछे तो ये हम उसको बड़े आराम से बता लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये इन्वर्स फंक्शन है तो इनकी वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये 3 किस्में हैं बड़ी ही सिंपल वाली। एक है 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन का मतलब होता है कि x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की भी एक ही वैल्यू अटैच हो, एक चीज़ का एक चीज़ के साथ ताल्लुक, बस इतना सा काम है। 1-to-1 फंक्शन, एवरी वन वैल्यू ऑफ x गेट्स वन यूनिक वैल्यू ऑफ y। ठीक है जी, x की एक वैल्यू जो है y की किसी एक वैल्यू के साथ अटैच हो। ये ना हो कि c जो है वो 3 के साथ अटैच है तो c जो है वो 4 के साथ भी अटैच है, इस तरह से ना हो, एक एक का एक एक के साथ ताल्लुक। इसीलिए देखें इसका नाम रखा है 1-to-1 फंक्शन। उधर से 1 उधर से 1, उनका आपस में रिलेशन, 1-to-1 फंक्शन। क्लियर हो गया, एक का एक के साथ रिलेशन। इसके बाद होता है ऑन-टू फंक्शन। ऑन-टू का दूसरा नाम है सरजेक्टिव। इसमें क्या होता है, नो एलिमेंट इन y सेट इज लेफ्ट। ये जो हमारा y वाला सेट है, जो कोडोमेन वाला सेट है, उसमें कोई भी चीज़ पीछे ना रह जाए। ठीक है, इस तरह से। और इसमें ऐसे भी हो सकता है कि सी भी इसके साथ अटैच है, डी भी उसके साथ अटैच है, क्योंकि x की 2 वैल्यूज़ के अगेंस्ट y की कोई एक सिंगल वैल्यू आ सकती है। ठीक है, जैसे एक फंक्शन होता है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x की वैल्यू अगर आप 1 लगाएं या x की वैल्यू -1 लगाएं तो y की वैल्यू वही आएगी। y की वैल्यू क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की वजह से y की वैल्यू ने 1 ही आना है। तो देखें x की 2 वैल्यूज़ जो हैं y की एक y सिंगल के साथ अटैच हो रही हैं। तो इस तरह से हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन असल काम ये देखना है कि अगर y सारे का सारा इस्तेमाल हो रहा है तो फिर क्या होगा, ये वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन-टू फंक्शन कहलाएगा। अब इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव में क्या है, 1-1 भी हो रिलेशन और y सारे का सारा इस्तेमाल भी हो जाए, y में कोई चीज़ रह ना जाए। तो ये देखें हमने लिखा है कि ये परफेक्टली बैलेंस होता है और इसमें 1 और 2 वाली जो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोनों आ जाती हैं। एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू एवरी सिंगल यूनिक वैल्यू ऑफ y। ये देखें मैंने छोटी सी एग्जांपल बनाई भी, y के अंदर 1 2 3 है, x के अंदर ABC है और सारे आपस में रिलेशंस हैं। y देखें एक एक 1-1 का रिलेशन भी हो रहा है और y के तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल भी हो रहे हैं, y का कोई एलिमेंट रह नहीं गया। तो जब परफेक्टली अलाइनमेंट होती है सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया और एक के साथ एक बंदा अटैच कर दिया, तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारा बाइजेक्टिव है। 1-to-1 में बाइजेक्टिव दोनों चीज़ें आती हैं। उसके बाद एक और चीज़ आती है, ये आई थिंक लास्ट वाला टॉपिक है हमारा, कि हमें चेक करना हो कि किसी फंक्शन को कि वो फंक्शन है भी कि नहीं। हमें एक रिलेशन दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको चेक करें कि ये फंक्शन है कि नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है के सारे रिलेशंस फंक्शन नहीं होते। फंक्शन की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। तो फिर चेक कैसे होगा, तो ग्राफिकली अगर चेक करना है तो उसके लिए एक टेस्ट है जिसको कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। आपने क्या करना है, पहला काम ये है कि आपको जो फंक्शन दिया जाए आप उसको ग्राफ कर लें। ग्राफ भी सीखेंगे किसी टाइम जब भी आएगा सामने, तो ग्राफ कर लिया जाए फंक्शन को। और जब ग्राफ कर लें, देखें अब फंक्शन को मैंने ग्राफ किया हुआ है। एक फंक्शन ये वाला है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे हम ये लिख रहे होते हैं ना y इज इक्वल टू 3x + 2, ये इस तरह का फंक्शन बनता है, ठीक है, ऐसा करके। लेकिन अगर ये वाला है तो ये वाला कब बनता है, जब ऐसे हो 3x² + 2x + 3 क्वाड्रेटिक हो तो वो इस तरह से करके कर्व बनती है, ठीक है। इस तरह से करके वो इस तरह से भी कर्व हो सकती है। लेकिन इनमें से कौन सी कर्व जो है वो फंक्शन को शो कराती है, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन लगाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। कैसे, ऐसे, ये देखें, लेट्स सपोज डॉटेड डॉटेड लगा लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे ना, तो सीधी लाइन लगाएं तो ये हमारे फंक्शन को किसी एक नुक्ते पे कट करे, एक पॉइंट पे कट करे, दो पे ना करे। अगर एक पॉइंट पे कट करती है ये हमारी वर्टिकल लाइन, तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन जो ग्राफ किया था, जो रिलेशन ग्राफ किया था, वो फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन के होने के लिए एक पॉइंट पे कट करना ज़रूरी है, ये बात। अब यहाँ देखें, ये वाला जो आएगा ग्राफ, इसमें भी आप लाइन कहीं पे भी लाइन लगाएं, इधर लगा लें, इधर लगा लें, इधर लगा लें, कहीं पे भी लगाएं, वो फंक्शन को एक ही पॉइंट पे कट करेगी, एक ही सिंगल पॉइंट पे। तो फिर ये वाला भी फंक्शन है, ये वाला भी फंक्शन है, लेकिन ये वाला फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखें आप वर्टिकल लाइन ऐसे लेके आए तो वो लाइन जो है यहाँ पे भी है, उसको फंक्शन को कट कर रही है, यहाँ पे भी कट कर रही है, तो दो पॉइंटों पे कांटेक्ट हो रहा है।
तो फिर ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये दोनों जो रिलेशंस हैं ये फंक्शंस हैं। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट ऐसे किया जाता है। इसका एक छोटा भाई भी है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो फंक्शन को चेक करने के लिए नहीं होता, वो ये करने के लिए होता है कि वो फंक्शन जो हमारा है, फंक्शन तो चलो है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वो 1 to 1 है कि नहीं। अब ये वाला है ना, ये मिडल वाला मैंने दोबारा बनाया। अब हम इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो हमें नज़र आ रहा होगा कि एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन है, लेकिन क्या ये 1 to 1 है कि नहीं, उसके लिए हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल में इस तरह से आप लाइन लगाते हैं। अब ऐसे लाइन लगाएंगे तो देखें क्या हो रहा होगा कि x की एक यहाँ से ये जो वैल्यू थी, लेट्स सपोज ये x1 है, उसके अगेंस्ट y की वैल्यू वही आ रही है, और इधर से x2 जो है उधर भी y की वैल्यू वही आ रही है। तो x1 के साथ भी वही y और x2 के साथ भी वही y। तो फिर ये हमें बताएगी कि ये जो फंक्शन है ये वाला, ये 1 to 1 नहीं है, क्योंकि 1 to 1 के लिए ज़ाहिर है एक एक चीज़ के साथ एक एक चीज़ का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर तो 2 एक्सों के साथ एक ही वाई आ रहा है, तो इसलिए ये जो हमने ये वाला चीज़ बनाई है ये 1 to 1 नहीं है। लो जी, यहाँ तक सारी थ्योरी थी। मैंने कोशिश की आप लोगों को जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाके समझा सकूँ समझाऊँ। बाकी ये अगेन थ्योरी है, थ्योरी में एग्जैक्ट समझ बाज़ का तो नहीं आती। ये जब हम सवाल भी करते हैं ना, तो सवाल करते करते भी बहुत सारे कंसेप्ट साथ क्लियर होते हैं, तो क्वेश्चन करते हुए भी क्लियर होंगे। और अगेन रेपिटिशन है, जब आप 2, 3, 4 दफ़ा इस एक्सरसाइज को करेंगे, थ्योरी को दोबारा सुनेंगे, देखेंगे, तो फिर वो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं, टाइम लगता है चीज़ों के ऊपर। अब एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। देखें पहला हमारा क्वेश्चन क्या है 4.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x + 5 और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x - 2, देन फाइंड क्या करना है जी, दोनों फंक्शंस को प्लस कराना है। सिंपल सी बात है, जमा करवानी है। तो ये जो हमने वो रूल्स पीछे पढ़े थे कि ये ऑपरेशंस लगाते हैं, तो वो ऑपरेशंस यहाँ पे लगाने हैं। तो सिंपल काम है, जब एफ ऑफ एक्स पहले है तो उसकी वैल्यू जो है वो आप पहले लिख लें। 2x + 5 वो लिख लिया, प्लस आगे जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स को आप लिख लें 3x - 2। देखें बिल्कुल सिंपल सा काम। अब इनको हमने ऐड करा लेना है, तो जो ज़ाहिर एक जैसी रकमें होती हैं वो आपस में ऐड होती हैं। 2x और 3x, ज़ाहिर है कि ये 5x हो गया, और 5 में से ये 2 निकल रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो बस ये इनको प्लस कर लिया, ये आंसर आ गया। अब देखें इतना सा काम है, तो सवाल इतने मुश्किल नहीं होते। और सवाल कहीं थ्योरेटिकल सवाल आ जाए, फिर थ्योरी समझी हो तो फिर वो क्लियर होता है, लेकिन होते सवाल छोटे ही हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों फंक्शंस को माइनस कराना है। तो एफ ऑफ एक्स को आप लिखेंगे 2x + 5, माइनस लगा के फिर जी ऑफ एक्स को लिखना है। अब जी ऑफ एक्स में चूंकि आपके पास 2 रकमें हैं, तो इसलिए ब्रैकेटें लगा लें, बाहर माइनस 2 उसमें ब्रैकेट लगा रखें, क्योंकि 2 रकमें। अब अगला एक स्टेप बनाएं कि इसकी ब्रैकेट खोलें या माइनस उनके साइन चेंज करेगा। 2x + 5 माइनस अंदर गया, -3x हो गया, और दोनों माइनसेस मिलके प्लस हो गए। अब इनको कर लें, 2x - 3x करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक सिंगल x रह जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 1, लेकिन माइनस बड़ी रकम का, 5 और 2 7, तो ये माइनस करके हमारा ये पार्ट बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यही 2 पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी उसी तरह का है, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवीजन करने के लिए कह रहा है, तो ये भी आसान काम है। अब यहाँ कह रहा है जी एफ ऑफ एक्स और जी एफ का डॉट ले, यानी कि इनको ज़रब दें, मल्टीप्लाई कराएं। तो दोनों की रकमों को लिख लें और ब्रैकेटों में रखें, क्योंकि ज़ाहिर है मल्टीप्लाई होने हैं। अब मल्टीप्लाई होने हैं तो मल्टीप्लाई का जो रूल होता है, आम ज़रब जैसे होती है, वो हम करेंगे। x को पकड़ें, इधर ले आएँ, x आएगा इसके पास तो 2x का स्क्वायर, क्योंकि 1x ये 2 पावर। अब x ने जाना है 4 के पास तो 4x हो जाएगा। फिर इसी तरह 2 जाएगा इसके पास तो 2 2 = 4, उसके साथ x। फिर इसी तरह 2 ने जाना है 4 के पास तो 2 4 = 8 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल काम। अब नेक्स्ट आगे देखें, इनमें कौन सी चीज़ ऐड हो सकती है। ये दोनों एक जैसी हैं तो ये ऐड हो जाएंगी, बाकी वैसे ही रहेंगी। 2x का स्क्वायर 4 और 4 8 हो जाएगा, और वो आगे वाला 8 जो है वो वैसे ही रहेगा। तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो हम उसको कर देंगे। अगला भी इसी तरह से था, दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। जी एफ, हाँ वही चीज़ है, सिर्फ उसने क्या फ़र्क डाला है कि यहाँ एफ ऑफ एक्स पहले था, अब यहाँ जी एफ एक्स को पहले कर दिया। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको मर्जी मल्टीप्लाई में आगे पीछे हम कर सकते हैं। चले इनको भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2x x के पास जा रहा है, 2x का स्क्वायर हो गया। 2x 2 के पास जा रहा है, 4x हो जाएगा। 4x के पास गया 4x, और 4 2 के पास गया तो 8। अच्छा जी,
तो 2x स्क्वायर अगेन 4 और 4 मिलकर ये 8 हो जाएंगे, 8x है और आगे 8 है, तो जाहिर है कि सेम आंसर ही आना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में देखें उसने कहा हुआ है जी सिंपल डिवाइड करें, एफ ऑफ एक्स को ऊपर रखना है, जी एफ एक्स को नीचे रखना है, तो उसी रूटीन में करेंगे। फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है ऊपर रख लिया, जी एफ एक्स नीचे रख लिया। अब अगर ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता है तो करेंगे, क्योंकि डिवीजन यही है ना, क्योंकि आम डिवीजन थोड़ी है कि वो किसी नंबर से ज़रा डिवाइड तकसीम करा रहे हो, तो इसलिए यहाँ चेक करना पड़ेगा। देखें ऊपर सिंपल टर्म है x+2, नीचे है 2x+4, तो यहाँ से देखें 2 कॉमन हम ले सकते हैं, तो ऊपर वाली अमाउंट जो है उसको रखें ऐसे ही और नीचे वाले में से 2 कॉमन लें, तो देखें 2 कॉमन लिया तो सिर्फ x रह गया और 2 बार 4 होता है तो 2 आ गया। अब ये देखें ये दोनों चीज़ें सेम है तो ये आपस में कट जाएंगी और 1/2, क्योंकि ज़रा ये कट गई तो ओवर वाला 2 जो है वो बाकी बचा है, ऊपर 1 लिख लेंगे तो 1/2। तो ये हमारा पहला पार्ट, पहला नहीं तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट हो गया। अब 4 वाले पार्ट में कहता है कि जी एफ एक्स को ऊपर रखें, एफ ऑफ एक्स को नीचे रखें, तो चल ठीक है उसी तरह लिख लेते हैं, जी एक्स ऊपर आ गया, एफ एक्स नीचे आ गया। अब काम तो वही है कि ऊपर वाला ये जो जी एफ एक्स है उसमें से हमने 2 कॉमन लेना है, सो 2 कॉमन लें तो यहाँ पे भी x+2 ही बनेगा, नीचे भी x+2 मौजूद है। अब यहाँ से भी x+2 कट जाना है क्योंकि सेम रकम है, तो इसका मतलब अब यहाँ क्या बचा, 2 बचा, क्योंकि 2 ऊपर है। पिछले वाले सवाल में 2 नीचे था तो 1/2, अब यहाँ 2 ऊपर बचा तो सिंपल 2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब देखें वही बात है, ये छोटे छोटे सवाल है, ज़्यादा लेंथी वाला काम नहीं है इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फॉर द फंक्शंस एफ एंड जी, एफ और जी फंक्शंस आपको दिए गए हैं, फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये वही काम आ गया जो मैंने कहा था इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, और यही नया काम है, बाकी तो सिंपल सा काम है। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करना है, लेकिन किन का, ये उसने अलहदा से एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिए हैं। पार्ट 1 दिया हुआ है, उसके आगे से ये 4 पार्ट्स करने हैं, ए बी सी डी, वो पार्ट्स उसने कहा हुआ है। सो देखें पहला जो करना है इसको ज़रा गौर करें, हम करेंगे क्या, एफ ऑफ जी है, ये जो शुरू में होता है ना स्टार्टिंग वाला फंक्शन एफ हो जाए या जी हो जाए, वो मेन चीज़ है, उसमें चीज़ पुट होती है, ये आपने ध्यान रखना है। अब चूंकि एफ शुरू में है तो एफ वाला जो फंक्शन होगा उसमें जी को पुट कराएंगे। अब देखें ये f वाला फंक्शन है, ये g वाला फंक्शन है, तो ये जो f वाला है उसकी जगह पे g ने यूज होना है, यानी इस x की जगह पे ये जो भी फंक्शन होगा वो यहाँ लगेगा, 2 इंटू दिस वन प्लस 3। सो देखें 2 इंटू यानी x की जगह पे वो जगह छोड़ लिया हमने और साथ आगे प्लस 3 लिख दिया। सो बेसिकली हमने ये f को लिखा है, ये याद रखना है, बस ये करना है कि x को नहीं लिखना आपने, यानी एफ ऑफ एक्स जो है उसको लिख दें, एक्स की जगह छोड़ दें। ठीक है, एक्स की जगह छोड़ दें और फिर उसका फ़ायदा क्या होगा कि जी वाली जो वैल्यू होगी वो उस जगह पे हम पुट करा लेंगे। तो ये जो एक्स की पावर 3 है वो आपने यहाँ लगा देनी है, बस इतना सा काम है। अब ये देख लें फर्दर कुछ हल होता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दें। तो ये और हल नहीं होता, इसको ऐसे लिखें 2x की पावर 3 है जमा 3 है, तो ऐसे ही रहने दें इसको। तो ये हमारा ए पार्ट हो जाता है। अब उसी तरह से g ऑफ एफ ऑफ एक्स है, g के अंदर f को लगाना है, तो g क्या है जी, ये है। अब इसमें और कोई चीज़ आगे एक्स्ट्रा नहीं है, तो x की पावर 3 है ना, तो x की जगह छोड़ के ब्रैकेटें लगा के ऊपर 3 पावर लगा लें, जैसे पिछले पार्ट में किया था। अब इस g की जगह पे किसने लगना है, f ने लगना है, तो f की वैल्यू ये है 2x + 3, तो यहाँ पे आपने 2x + 3 लिख देना है। अब इसको हल कर सकते हैं, 3 पावर ले सकते हैं, लेकिन पीछे आंसर उसने इतना रखा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने बस पुट करा दिया, वैल्यू पता चल गई भाई ये आंसर है उसका, तो यहाँ तक ही इसको रख लें। अब तीसरे को देखें, एफ ऑफ एफ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जी को साइड पे कर दिया, जी इस्तेमाल ही नहीं होना, एफ को एफ में ही पुट कराना है। समझ लें कि एफ ऑफ एक्स आपके पास 2 दफ़ा है, एफ ऑफ एक्स है क्या 2x + 3, और दूसरा जो एफ ऑफ एक्स है ये भी होना 2x + 3। अब लिखना किसको है, पहला जो f है उसको लिखना है, तो लेट्स सपोज जी इसको लिखने लगे हैं, 2 इंटू हाली जगह छोड़ दें जमा 3 लिख दें, जैसे मैंने शुरू में बताया। सो 2 हाली जगह छोड़ी जमा 3। अब इस हाली जगह पे किसने आना है, दोबारा उसी फंक्शन ने आना है, इसी को पुट करा लें या इसको पुट करा लें, 2x + 3 ने आना है इस खाली जगह पे, ये असल बात है।
ठीक है, 2 इंटू हाली जगह छोड़ी +3 और हाली जगह पे भी 2x + 3। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको हल करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4x, 2 3 ज़ार 6 और साथ ये 3, और इसको आप सीधा कर लें तो ये हो जाएगा 4x + 9। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता है तो कर दें, वरना अगेन आप वहीं पे भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये इस तरह से f ऑफ x आया। अब उसी तरह से g ऑफ x है। अब f को साइड पर रख लेना है, g को जेन में रखना है। gx क्या है? x की पावर 3। अब x की पावर 3 है तो x की जगह ही छोड़नी है ना, तो उसको खाली जगह छोड़े, ऊपर 3 पावर। अब यहाँ अंदर किसने पुट होना है? उसी x की पावर 3 ने पुट होना है, तो यहाँ पे आपने x की पावर 3 लगा देनी है। अब जो शक्ल बन रही है 3 की पावर 3 बन रही है, तो पावर्स आपको पता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर बन गया। तो ये पहला पार्ट जो था सवाल का वो कर लिया, क्योंकि एक पार्ट के 4 हिस्से हैं आगे से। अब सवाल नंबर जो 2 है, सेकंड पार्ट है, उसके भी आगे से 4 हिस्से होंगे, यही वाले कि f ऑफ g करें, g ऑफ x करें, f ऑफ f करें और g ऑफ g करें। तो यही 4 चीज़ें उसने बार बार कही हुई हैं। अब देखें फंक्शंस हमारे ये हैं, f ऑफ x है 2/x और g ऑफ x है 2x² - 1। जो मर्जी शक्ल हो, अब हमें तरीका आ गया कि किसको किस में पुट कराना है। पहले है f ऑफ g, f पहले है तो f वाले को लिखें 2/x, तो 2/x की जगह छोड़ दें, खाली जगह छोड़े, और उस जगह पे क्या आना है? दूसरे फंक्शन ने, g वाले ने, तो उसको लिख दें, क्योंकि नीचे सिर्फ x ही था ना, तो नीचे सिर्फ x की जगह सिर्फ सारी उसकी टर्म आएगी 2x² - 1। अब इसका कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि चीज़ को डिवाइड नहीं होती, सिंप्लीफाई नहीं होती, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। आगे g ऑफ f ऑफ x है, तो g वाले फंक्शन को लिखें, तो g वाला फंक्शन हमारा ये है 2x² - 1, x की जगह छोड़ दें 2' - 1, तो देखें 2' - 1। तो इस डैश की जगह पे किसने आना है? फंक्शन ने, f ऑफ x ने, 2/x ने आना है, तो यहाँ लिखेंगे 2/x। अब देखें चूंकि इसके ऊपर स्केयर है तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। 2 का स्केयर लें 4 हो जाएगा और नीचे x का स्केयर हो जाएगा। और थोड़ा सा करना चाहें तो 4 2 ज़ार 8 है, 8/x² - 1। बस ठीक है, यहाँ तक ही रखें, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए उसने नहीं कहा हुआ। उसके बाद फिर दोबारा से f ऑफ x है, तो f ऑफ x था क्या, उसको जेन में रखें, सामने रखें, 2/x है, तो 2 खाली जगह छोड़नी है, और खाली जगह पे किसने आना है? इसी ने आना है दोबारा, ये याद रखें, इसी ने दोबारा यहाँ आना है, तो 2/x ऐसे करके 2/x। अब अगेन देखें, ये मैथ का रूल होता है, 2 दफ़ा ओवर आए तो सबसे जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर चली जाती है, तो ये जो x है वो ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा 2/2 और x जो है वो नीचे से ऊपर आ गया। अब 2 2 देखें, कट रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, और x चूंकि ऊपर ही है तो इसका आंसर सिर्फ x हो जाएगा। ठीक है, 2 2 आपस में कट गए, सिर्फ x रह गया। इसी तरह से g ऑफ x, तो g ऑफ x हमारा है, इधर लिख लेते हैं 2x² - 1। सो 2x की जगह पे हाली जगह छोड़े, ऊपर स्केयर है, साथ -1 है। अब हाली जगह पे किसने आना है? इस सारे ने दोबारा आना है, सो 2x² - 1। इसको हल कर सकते हैं, चूंकि स्केयर है तो चले कर लेते हैं। अब पता नहीं पीछे उसने हल किया है कि नहीं, लेकिन कर लेते हैं एक दफ़ा। 2 लगाएं, होल स्केयर का फार्मूला होता है ना, पहली टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर -2 इंटू फर्स्ट, ठीक है, इंटू सेकंड, ऐसे करके लिखा जाता है। यहाँ पे भी स्केयर है, ठीक है, और आगे -1 है। चले थोड़ा हल कर लेते हैं, जगह है हमारे पास। तो 2 का स्केयर ले 4, x के ऊपर चूँकि स्केयर है वो भी स्केयर है तो 4 पावर हो जाएगी। 1 का स्केयर 1 होता है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 4x स्केयर, और बाहर -1 है। 2 से भी मल्टीप्लाई करा दें, 8x की पावर 4 हो गया, 2 1 ज़ार 2, 8x स्केयर और 1 वैसे का वैसे ही। और लास्ट पे ये होगा कि 8x की पावर 4 लिखें, फिर ये 8x स्केयर को लिख लें और 2 में से 1 निकाल दें तो 1 आ जाता है। आई थिंक यही उसने पीछे किया हुआ है। वही बात है, कहीं वो सिंप्लीफाई करने के लिए कह देता है, कहीं नहीं करता। तो ज़्यादातर आप जितना सिंप्लीफाई होता है ना वो लाजमी कर लिया करें। अच्छा जी, थर्ड वाला पार्ट है, यहाँ पे भी फंक्शन दिया हुआ है, f ऑफ x है और ये g ऑफ x है, 2 फंक्शन है, इसमें बटा है उसमें नहीं है। तो f ऑफ g है तो f में लगाना है 2 इंटू x की जगह हाली छोड़े, आगे -1, 2 हाली जगह -1। इस हाली जगह पे किसने आना है? दूसरे वाले ने, तो इसको लिखते हैं x + 1/2।
ठीक है। और अब यहाँ पे चूंकि ओवर 2 है तो 2 कट जाएगा, उधर बाहर है, तो पीछे क्या रह गया जी x + 1 साथ उसके -1, तो +1 -1 जाहिर है कट रहा है तो सिर्फ x रह जाएगा। तो इसका आंसर तो जो सीधा सीधा आ गया x आ गया। g ऑफ f(x), तो g वाले फंक्शन में f लगना है, ये जरा गौर करिएगा। g वाले में है x + 1/2, तो x की जगह खाली छोड़नी है +1/2, ये देखें x की जगह खाली छोड़ी है +1/2, और उस खाली जगह पे किसने आना है, दूसरे वाले फंक्शन ने 2x - 1 ने, तो इस जगह पे आएगा 2x - 1। अब यहाँ देखें तो ये -1 +1 कट रहे हैं, तो रह जाएगा 2x/2 और 2 भी आपस में कट जाएंगे, तो इसका आंसर भी x आ जाता है। इसी तरह से c वाला पार्ट f में f पुट कराना है, तो f हमारा था 2x - 1, तो x की जगह पे खाली जगह साथ आगे -1 और खाली जगह पे दोबारा इसी ने आना है 2x - 1। मल्टीप्लाई करा लें, 2 2 ज़ार 4x हो गया, 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, और साथ में आगे -1 है, तो -2 और -1 मिल के -3 हो जाएंगे। ये भी हो गया g ऑफ x, तो g हमारा फिर वही है ये वाला x + 1/2, तो x की जगह पे खाली जगह छोड़ के +1/2। अब यहाँ क्या आना है, यहाँ फिर वही आना है x + 1/2। ये ज़रा देख लें। अब इसको ज़रा देखें ये क्या चीज़ बन रही है, ये जो बटा है, ये जो फ्रैक्शन है उसके ऊपर भी ये बटे वाली चीज़ आ रही है, ये ओवर आ रहा है +1, तो ये इन दोनों का एलसीएम हम बनाएंगे, ज़ुआफिकल बनाएंगे। और एलसीएम कैसे होता है, एक के नीचे ओवर और एक के नीचे ना होना, तो बड़ा सिंपल सा एलसीएम होता है। आप लाइन लगाएं, जिसका ओवर है वही एलसीएम आता है, उसकी ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाती है, और दूसरी तरफ जो चीज़ होती है वो इस ओवर से मल्टीप्लाई होती है। बस सिंपल सा काम ये है। सो 2 1 ज़ार 2 कर लें आप उसको, और ओवर जो है सबसे बड़ा जो ओवर है उसके ओवर में भी 2 आ रहा है, ऐसे लिख लें। अब देखें ऊपर की क्या हो रहा है, x के साथ ये 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे x + 3। अब ज़रा गौर करें तो इस सारे का 2 भी ओवर है और इस सारे का ये भी ओवर है, तो ये दोनों ओवर्स हैं, दोनों बटे में है, तो दोनों समझे एक ही पोजीशन पे चले जाएंगे, क्योंकि ये भी किसी चीज़ का ओवर है, वो भी किसी चीज़ का ओवर है, तो ये 2 और 2 इकट्ठे एक ही जगह पे चले जाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या हो जाएगा x + 3 ओवर में 4 हो जाएगा। ये इसका आंसर बनता है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया मुकम्मल। अब 4 वाले को देखते हैं, ये थोड़ी सी और कोई चीज़ है, लेकिन ये भी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा काम था। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है सच दैट कि f ऑफ g करें और g ऑफ f करें, दोनों को आपस में बराबर रखना है हमने, दोनों बराबर हैं, वो सवाल में उसने कह दिया है। तो सिंपल काम है कि हम ये और ये फाइंड करेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे, वहाँ से k की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। सो देखें फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, ये g ऑफ x दिया हुआ है, तो मैंने आपके सामने वो कर दिए हैं। f ऑफ g, f वाले में g लगाना था, तो f वाला हमारा था 3x + 2, तो x की जगह खाली जगह छोड़ें 3 और साथ +2, और x की जगह पे किसने आना है, दूसरे वाले ने 6x - k, वो देखें 6x - k लिखा, इनको मल्टीप्लाई करें 3 6 12 18, 3 के और साथ 2, फर्दर हल नहीं होता, इसको यहीं पे छोड़ दें, एक स्टेप बस करें। इसी तरह g ऑफ x, तो अब g वाले में 6 × x की जगह पे इस सारे ने आना है -k, तो देखें 6 × ये -k, 6 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 7k। लो जी, अब ये दोनों वैल्यूज़ आ गए, अब हमने इन दोनों को बराबर रख के आंसर निकालना है। तो उसने कहा था दोनों को बराबर रखें, यानी f ऑफ gx जो है और उसके साथ g ऑफ fx जो है, इनको बराबर रखना है। तो लिखते हैं इस साइड पे क्या जी, 18x - 3k + 2, और इस साइड पे ये क्या आ रहा है, 18x + 12 - k। अब देखें अच्छी बात यह है कि इधर भी 18x है, इधर भी 18x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इसको उठा के इधर लाएं तो इसने माइनस का होना है, तो 18 में से 18 निकालेंगे 0 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो पीछे रह गया -3k + 2 और इधर आ गया 12 - k। अब चूंकि k फाइंड करना है ना, तो ये बड़ी वाली है ना और नेगेटिव है, इसको उधर लेके जाएं ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो आप ये करें, -k पहले से इधर है, ये उठ के उधर जाएगा तो प्लस का 3k हो जाएगा। अब ये प्लस का 2 पहले से इधर है, ये 12 उठ के इधर आने लगा है, तो 12 पॉजिटिव है ना इस साइड पे, इधर होती है अलामत जमा का है, तो उधर आके माइनस का हो जाएगा -12। अब देखें -12 + 2 कितना होता है, -10, और 3 में से 1k निकाल दें तो 2k आएगा।
और 2 जाके उसको डिवाइड करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, k की वैल्यू आपके पास, सीधा कर ले उसको, k की वैल्यू -5, 2 5 बार 10, तो k की वैल्यू आ गई तो -5। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दोनों फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, g इंटू F4, g के अंदर F4 को लगाना है और f में भी 4 लगाना है। यानी पहले फिर यहां से स्टार्ट लेते हैं कि भाई फंक्शन जो एफ एक्स है उसकी जगह पे पहले 4 लगा लें, x की जगह पे 4 लगाएं f वाले फंक्शन में, जो आंसर है उसको g वाले में पुट करा दें। तो पहले हम एफ ऑफ एक्स को लिखेंगे, देखते हैं कि उसका क्या बनता है। एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है जी, हमने क्या करना है, x की जगह पे 4 लगाना है, ठीक है। तो इधर भी x की जगह पे 4, इधर भी x की जगह पे 4, ठीक हो गया। 3 4 बार कितना होता है, 12, 12 जमा 2 कितना हो जाएगा, 14, 14, यानी F4 हमारा कितना आ गया, 14। अब उसने कहा था कि जो g ऑफ x है उस g के अंदर x की जगह पे F4 लगाएं, तो g की जो वैल्यू है ये वाली 2 इंटू एक्स की जगह छोड़ दें और आगे 3 लगा दें, जैसे हम कहते हैं कि उसकी खाली जगह छोड़ें। अब यहाँ किसको लगाना है, F4 की वैल्यू को, F4 कितना आया है 14, तो वो आपने यहाँ पे लगा देना है। तो 14 2 बार 28 हो जाएगा, प्लस का 3 है और 28 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। तो g ऑफ f ऑफ 4 कितना आ गया, 31 आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आराम आराम से ये हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से अगला है f ऑफ f3, तो पहले तो f3 चाहिए ना, तो हम f3 बना लेते हैं, x की जगह पे 3 लगाएं, लो जी 3 लगा लिया, 3 3 बार कितना हो जाएगा, 9, 9 जमा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 11, यानी f3 हमारा जो है वो क्या आ गया, 11 आ गया। अब हमने उसी फंक्शन में f3 को पुट कराना है, यानी दोबारा से fx को लिखें, वो हमारा है 3x प्लस 2। अब इस x की जगह पे, इन x की जगह पे ये आना है, तो हम लिखेंगे f ऑफ f3, ठीक है ना, x की जगह पे f3 इज इक्वल टू 3 और x की जगह पे उसकी वैल्यू लगा लेंगे f3 की, 11 प्लस 2, ठीक है। और ये भी ज़ाहिर है उसी तरह पिछले सवाल की तरह, 11 3 बार 33 हो जाएगा, 33 और 2 मिलके 35, 35। तो यानी f ऑफ f3 जो है वो कितना आ गया, 35 आ गया। आगे चले थर्ड वाले की तरफ। अब यहाँ वो कह रहा है जी f के अंदर g-2 पुट कराएं, तो पहले g-2 बना लें, तो g-2 बनाते हैं, g फंक्शन सामने रख लें, x की जगह पे -2 लगाएं, चलें जी -2 लग रहा है, ओके हो गया। अब -2, 2 2 4 होगा लेकिन माइनस का होगा, और -4 जमा 3 करते हैं तो -1 आता है, यानी g-2 जो है वो -1 के इक्वल आ गया। अब इसको किस में पुट कराना है, f वाले फंक्शन में। f(x) को पहले सामने रख लें, f(x) हमारा था 3x प्लस 2। अब हमने क्या करना है, f ये जो x है उसकी जगह पे गलत लिख दिया, g-2 लगाना है, यही बात है ना, x की जगह पे g-2, तो इधर भी x की जगह पे उसकी g-2 की वैल्यू लगाएंगे, तो कितना आ गया जी, 3 एक बार 3 है, प्लस 2 करेंगे तो 3 में से 2 निकालें 1 और ये माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये आ गया नया काम, इन्वर्स फाइंड करना। ये भी सिंपल सा काम है, इजी सा काम है, ज़रा आप ट्रिक्स उसकी देख लें कि कैसे होता है। फाइंड f इनवर्स x इन ईच केस, हर सवाल में। अब देखें f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन है। अब करते कैसे हैं, 2-3 टोटके तरीके हैं, वो आपने देखना है। सबसे पहला काम कि आपने ये जो फंक्शन है ना, इसको y का नाम रख लेना है, ठीक है। नॉर्मली हम रखते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू आगे से x का फंक्शन, तो ऐसे हम इनको लिख सकते हैं f ऑफ x की जगह पे y, और ये यहाँ पे ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, पहला स्टेप हमारा ये हुआ करेगा। अब क्या करना है कि इसको इस तरह से शफल करना है, चेंज करना है कि x अकेला हो जाए, यानी इसको आपने x के लिए सॉल्व करवाना है। तो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ये 2 और -3 उठ के उधर जाएगा, पहले किसको जाना चाहिए, -3 को, क्योंकि ये -3 आज़ाद है उससे, तो -3 उधर गया, प्लस का 3 हो गया, 2x रह गया। अब 2 को भी उधर ले जाएं, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। x टोटली अकेला हो गया। अब ये हमारा मेन काम है, ठीक हो गया। x को हमने अकेला कर लिया, तो इसको ज़रा सीधा कर लें, x इज इक्वल टू y प्लस 3/2, ठीक है। इसको इधर ज़रा प्रॉपर शेप बन जाए। अब ज़रा गौर करना है कि आपने उस मेन फंक्शन को उल्टा कर दिया है,
कि वो फंक्शन y इज इक्वल टू समथिंग था, अब आपने बना लिया x इज इक्वल टू वाई समथिंग, रिवर्स कर लिया, ये इन्वर्स बन गया। लेकिन आंसर कैसे देना है वो टोटका समझना है कि ये जो x है ना, इसकी जगह पे आपने कह देना है कि ये f इन्वर्स x बन गया, क्योंकि इन्वर्स बनाया हमने, इन्वर्स बन गया, ठीक है। लेकिन चूंकि वो x का फंक्शन होना चाहिए, तो इधर जो y आया है ना, उसकी जगह पे दोबारा आप x ही लगा दें। यानी एंड देखें क्या हुआ कि ओरिजिनल फंक्शन था ये f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, इसका x की फॉर्म में ही रिवर्स फंक्शन क्या होगा, x प्लस 3 ओवर 2, x होना चाहिए उसमें, क्योंकि x की शक्ल में ही होना चाहिए, और साथ उसका आंसर लिख देंगे f इनवर्स x। तो ये थोड़ा सा जो एक दो कुंडी है, टोटका है ना, ये ज़हन में आपने रखना है। उसी अंदाज में आपने फिर अगला पार्ट कर लेना है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है जी, 4x क्यूब माइनस 1, चूँकि इन्वर्स बनाना है, एफ ऑफ एक्स को आप y रखें, y इज इक्वल टू दिस वन। अब इसमें x को अकेला करें स्टेप बाय स्टेप, -1 उधर जाएगा, देखें +1 हो गया, ये एज इट इज़। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके उसके डिवाइड में आ गया। अभी भी x अकेला नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर 3 पावर है, तो पावर को भी ख़त्म कराना पड़ेगा, तो उसको हम आगे लिख लेते हैं, ज़रा एक दफ़ा ज़रा सीधा भी कर लेते हैं। एक्स क्यूब इधर है और वो उधर आ गया। अब चूँकि 3 पावर है, तो 3 पावर की उल्ट होती है 1/3, तो आपने इधर भी 1/3 लिख देना है, इधर भी लिख देना है। इधर ब्रैकेटें लगा के लिखना है, क्योंकि ज़ाहिर चीज़ें ज़्यादा हैं, तो ब्रैकेट्स ज़रूरी है, तो ब्रैकेट लगा के लिखें। अब ये 3 कट जाएगा, एक्स आज़ाद हो गया। अब ये याद हो तो ये जो 1/3 होता है ना, इसको ऐसे करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1/4 हो तो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें लिखी जा सकती हैं, तो इसलिए ये जो है इसकी आप ये वाली शेप बना दें। अब चूंकि इसको इन्वर्स फंक्शन बनाना है, तो वही काम कि इसकी जगह पे f इन्वर्स x लिख दें और यहाँ y की जगह पे x शो करा दें, x प्लस 1/4 और सारे की ऐसे करके 3 पावर, तो ये हमारा f इन्वर्स हो गया। आगे चलें थर्ड वाले पार्ट की तरफ। f ऑफ x दिया हुआ है, उसी तरह से चलेंगे, y इज इक्वल टू दिस वन। अब चूंकि x अकेला करना है और इज अ स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का उल्ट क्या होता है, स्क्वायर होता है, मुरब्बा होता है। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेने से, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, उर्दू में ऐसे लिखेंगे, x माइनस 1, इधर स्क्वायर आ गया, उधर उसका कट गया। अच्छा, अब -1 उधर ले जाए, सो वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। सीधा कर लें, x अकेला हो गया है, वाई स्क्वायर प्लस 1 कर लिया, और अब इसको इन्वर्स की शक्ल देनी है, तो f इन्वर्स x इज इक्वल टू, इधर जगह आपने x लगा देना है, x स्क्वायर प्लस 1, ये उसका इन्वर्स बन गया। चलें जी, 4 वाला पार्ट है, f ऑफ x दिया हुआ है इस शक्ल में। अब ये है तो ये भी नॉर्मल उसी तरह से ही होने वाला है, लेकिन ये ध्यान से करने वाला है कि कैसे हम x को अलहदा करेंगे। तरीकाकार वही है सारा, पहले वही बात, इसकी जगह आपने y लिख लेना है, ये फंक्शन ऐसे ही आ गया। अब x कैसे आज़ाद होगा, पहले तो ये देखें, ये बटा बना हुआ है, ओवर है, तो ओवर वाली चीज़ उधर ले जाए, ये पूरी की पूरी टर्म 3x माइनस 2 उधर y के साथ जाके मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की शक्ल में पहले तो उधर लिख लें। अब y से मल्टीप्लाई कर लें, 3xy आ जाएगा उसके साथ, और y ने 2 के पास भी जाना है, 2y, और इधर से ऐसे। अब ऐसे करें कि जो जहाँ जहाँ x है ना, वो एक तरफ कर लें, क्योंकि तभी तो x अकेला होगा। तो ये x वाली टर्म है इसमें, इसको रखें यहीं पे, इस x को उठा के इधर ले आए, इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव, इसको उठा के उधर ले जाए, माइनस का 2y है, उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से देखें x आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से अगर x निकाल दें तो यहाँ 3y रह गया, यहाँ पे 1 रह गया, क्योंकि सारी रकम चली जाए तो पीछे 1 बाकी बचता है। अब ये x आज़ाद है, x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको उधर ले जाए ताकि उधर डिवाइड हो जाए, तो उधर जाके उसके डिवाइड में ओवर में आ जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो नीचे चला गया। अब देखें x टोटली आज़ाद हो गया, तो हमने यही समझा ना पीछे, x की जगह पे f इन्वर्स लिखें, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ पे आप x पुट कर दें, तो x का ये इन्वर्स फंक्शन जो है ये बन जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मुकम्मल हो जाता है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। अब 7 में क्या कह रहा है, द फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड सच एज, अगेन 2 फंक्शंस आपको उसने दिए हुए हैं, क्या करता है, कहता है जी अगेन इन दोनों के इन्वर्सेस बनाएं। अभी हमने ये काम किया, दोबारा से इन्हीं का इन्वर्स फंक्शन बनाने के लिए कह रहा है, तो कर लेते हैं। पहले हमारे पास जो पहले वाला है उसको देखें, f ऑफ x दिया हुआ है 4x प्लस 2, बड़ा सिंपल सा है, पहले हम यही करते हैं, y इज इक्वल टू 4x प्लस 2। अब अकेला करें उसको x को,
y माइनस टू इज इक्वल टू 4x, और 4 जाके डिवाइड करेगा तो उसके ओवर में आ गया। और इसको सीधा कर लें, x इज इक्वल टू क्या बन रहा है जी, y माइनस टू ओवर 4। तो इसका फिर इन्वर्स क्या होगा, f इन्वर्स x इज इक्वल टू x माइनस टू ओवर 4, जैसे आपको बताया था। तो ये हमारा हो जाएगा f इन्वर्स x। इसी तरह से g इन्वर्स निकालना है, आगे मैंने जगह तो नहीं छोड़ी हुई, यहीं पे हमें पूरा करना है। तो पहले आप जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसको लिखिए, वो फंक्शन है 6x माइनस 18। अब इसमें भी वही y इज इक्वल टू 6x माइनस 18 उधर गया, y प्लस 18, और फिर 6 ने जाके डिवाइड करना है। देखें बिल्कुल सेम स्टेप्स है, बार बार चीज़ों की रेपिटिशन होती है जब आप सवाल करते हैं। इसको भी सीधा कर लें, x को उधर रखें, दूसरी चीज़ों को उधर रखें, ठीक है, ज़रा आंसर लिखने में आसानी होगी। अब इसका आंसर क्या होगा, f इन्वर्स x, इसको सॉरी f नहीं, क्योंकि ये देखें ये g ऑफ x था ना, तो इसका नाम g रखना है हमने कि g इन्वर्स x, वो क्या आएगा, अगेन है तो x फंक्शन ही बनना है, तो x प्लस 18 ओवर 6, तो ये इसका इन्वर्स हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट में उसने ये कहा है कि जो दोनों आपने इन्वर्सेस निकाले हैं इनको बराबर रखें। तो दोनों के जो आंसर्स आए हैं ना उनको बराबर रख लिए, तो बराबर रख के कहता है वहां से x फाइंड करके दे। तो ठीक है, कर लेते हैं। अब देखें इधर भी ओवर है इधर भी ओवर है, तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है वो हम करते हैं। ये 4 ओवर वाला इधर आ जाएगा, ये 6 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 6 ने जाना है x माइनस 2 के पास, 4 ने जाना है x प्लस 18 के पास। ठीक हो गया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करें, 6x, 6 2 बार 12, 4x और 18 4 बार कितना हो जाता है, 4 8 बार 32, 3 4 और 7 72 हो जाता है। अब चूंकि x फाइंड करना है तो इसको ले जाए उधर 4x को, 6x माइनस 4x उधर जाके नेगेटिव होगा, 72 पहले ही इधर है, माइनस 12 इधर आएगा तो प्लस 12। तो 6 में से 4 निकालें तो 2x बचता है, और 72 और 12 जो है 84 हो जाता है। और x क्या होगा, 84 को 2 ने जाकर डिवाइड कराना है, तो जब डिवाइड करेगा तो ये 2 4s are 8 एंड 2 2s are, तो 42 x की वैल्यू हमें मिल जाती है 42। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। यहाँ पे क्या कहता है, वेरीफाई दैट f इंटू एफ इनवर्स x, यानी f का जो फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, उस फंक्शन का पहले इन्वर्स बनाना है, फिर उस इन्वर्स को ओरिजिनल फंक्शन में पुट कराना है। ठीक है, इस तरह से करके, या वो जो इन्वर्स होगा उसमें ओरिजिनल को पुट कराना है, यानी एक को दूसरे में पुट करा के देखना है, और वो आंसर जो है वो बराबर आएंगे। और किसके बराबर आएंगे, x के बराबर आएंगे। आंसर सेम आएंगे, आंसर x आएगा, ये हमने देखना है। अब जो पहला पार्ट है ये मैंने कर दिया है, वो ज़रा देखें। f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 6, सिंपल सा वाला काम है। अब इसको अगर इन्वर्स बनाना है तो क्या करते हैं, फंक्शन की जगह पे y लिखेंगे जैसे पीछे करते आ रहे हैं, फिर इसको x के लिए सॉल्व करवाएं, माइनस 6 को उधर ले जाएं, y प्लस 6 इज इक्वल टू x अकेला हो गया। तो आपको पता है x की जगह पे फिर क्या करते हैं, f इन्वर्स कह देते हैं उसको, और जहां y आया है वहां पे x लिख देते हैं, x प्लस 6, f इन्वर्स इज इक्वल टू x प्लस 6, यानी fx जो है x माइनस 6 है, और f इन्वर्स जो है वो x प्लस 6 है। तो माइनस और प्लस का फर्क है दोनों में। अब देखें क्या करना है, अब हम क्या करने लगे हैं जी, फंक्शन के अंदर f इन्वर्स को पुट कराएंगे। अब फंक्शन हमारा क्या है, x माइनस 6, तो x माइनस 6 फिक्स होगा, x की जगह हाली छोड़नी है। ठीक है, माइनस 6 फिक्स हो गया, x प्लस 6 यानी ये जो ब्रैकेट है वो हाली जगह छोड़ी हुई है। यहाँ पे आना है इन्वर्स ने, तो इन्वर्स हमारा x प्लस 6 आया है, वो आप वहाँ पे लगा दें। अब x प्लस 6 लिखेंगे, साथ ये माइनस 6 आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, और देखें x की वैल्यू 1 आ जाती है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, क्योंकि हमने दूसरी साइड भी बनानी है। अब क्या करना है, इन्वर्स वाले में फंक्शन को पुट कराना है। इन्वर्स वाला हमारा था x प्लस 6, तो प्लस 6 फिक्स होगा और x की जगह हाली छोड़ी जाएगी। देखें प्लस 6 फिक्स हो गया और x की जगह हाली छोड़ रहे हैं, तो x की जगह पे अब क्या आना है, फंक्शन है। फंक्शन हमारा x माइनस 6 है। सवाल को दोबारा देख लें, x माइनस 6 उस जगह आ गया, और फिर माइनस 6 और जमा 6 आपस में फिर कट जाएंगे, और फिर वो x के बराबर आ जाएगा। इसको आप पार्ट 2 कह लें। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड, ऐसे करके उसको लिख दें। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो चीज़ प्रूव करने लगे थे वो आ गई। तो इस तरह से इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं। अब देखें ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको इन्वर्स फाइंड करने के लिए वही सारे स्टेप कि जी y इज इक्वल टू 7x माइनस 4 लिखें,
-4 उधर जाएगा, y +4 हो गया 7x, फिर 7 ने भी उधर जाना है, y +4/7 = x। ठीक है जी, और इसको अगर आप सीधा कर लेते हैं तो x = y +4/7 है। तो ये ज़ाहिर है f इनवर्स x हो गया। तो f इनवर्स x जो है, अब y की जगह पे हमने x लगाना है, तो x +4/7। तो ये हमारे पास फंक्शन, ये हमारे पास उसका इन्वर्स फंक्शन। अब ज़ाहिर है एक को दूसरे में पुट कराना है, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हम लिखते हैं जी f ऑफ f इनवर्स x। ठीक है जी, f वाले फंक्शन में इन्वर्स को पुट कराना है। f वाला फंक्शन था 7x - 4, 7 और x की जगह छोड़ ली -4। अब यहाँ पे इन्वर्स ने आना है, इन्वर्स हमने बनाया था x +4/7, x +4/7, ये उसकी जगह पे आ गया। वैल्यू वैसे वहीं पुट करानी चाहिए थी, ये स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, ऐसे इसको छोड़ दें। ये स्टेप है बेसिकली, क्योंकि अब वो ज़ाहिर है उसके बराबर कैसे होगा। तो 7 इंटू फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू लगाई, साथ -4। अच्छा, अब ये है कि ये 7 7 कट गया, हमारे पास रह गया x +4 और साथ उसके -4 है। तो +4 -4 कट के देखें, फिर दोबारा से उसकी वैल्यू x ही आ रही है। अगेन आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब दूसरा पार्ट करें जी, f इनवर्स की जगह पे उसके अंदर f ऑफ x को पुट कराने लगे हैं। तो f इनवर्स हमारा था x +4/7, तो x की जगह छोड़ के +4/7। अब यहाँ इस जगह पे हमारा फंक्शन आना है। तो फंक्शन क्या था हमारा, ये था 7x - 4। तो इसकी जगह पे हमने लिखना है 7x - 4। अब देखें -4 है तो -4 + 4 आपस में कट जाएगा, 7x/7। तो 7 7 आपस में कट गया, तो फिर x आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, और इसमें फिर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड वगैरह, वो हम इसको लिख देंगे। अच्छा जी, तीसरा पार्ट देखें। तीसरे पार्ट में भी fx = x - 3/4 है। तो इन्वर्स बनाना है, इसकी जगह y, वो वैसे ही 4 उधर गया, मल्टीप्लाई हो गया x - 3। अब -3 को भी उधर ले जाएं तो +3 हो जाएगा, x की वैल्यू इधर से आ जाएगी। इसको सीधा कर लें, x इधर वो उधर, और भी इसको इन्वर्स बना लें। x की जगह f इन्वर्स x, y की जगह पे x लगा दें, इन्वर्स बन गया। ओरिजिनल फंक्शन भी है, इन्वर्स भी है। अब एक को दूसरे में पुट कराना है। पहले हम फंक्शन के अंदर इन्वर्स को पुट करा लें। तो फिर फंक्शन हमारा था x - 3/4, तो x की जगह पे ये हमारा इन्वर्स लग गया। ठीक है, इन्वर्स की वैल्यू हमने यहाँ लगा ली है। अब इसको हल करें तो देखें, -3 + 3 कट जाता है, 4x/4, 4 4 आपस में कट जाता है। ये भी देखें हमारे पास x आ जाता है। इसी तरह से f इन्वर्स इंटू f ऑफ x, तो इन्वर्स के अंदर ये इन्वर्स है हमारा 4x + 3। ठीक है, तो इस x की जगह पे इस बटे वाली चीज़ ने आना है। तो देखें 4 इंटू ये बटे वाली चीज़ आई, 7 + 3। अब इसको हल करें, 4 से 4 कट गया, x - 3, इधर से 3, अगेन 3 3 कट गया, फिर x के बराबर, और फिर दोबारा से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड हैंस प्रूव्ड इसको कर देते हैं। और ये इसका 4 वाला पार्ट है। 4 वाला पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि इसमें ओवर आ गया, ओवर में x आ गया। हो जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा सा काम इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। इसको y कहेंगे, ये उसके बराबर, ये चूँकि अगेन डिवाइड, इस तरह का काम हमने पीछे किया एक सवाल में। तो ये ओवर वाला है, उधर जाके y के साथ मल्टीप्लाई होगा, y से मल्टीप्लाई करा देते हैं, x y और 2y। फिर x वालियों को इकट्ठा करें, इस x वाली को इधर ले आएँ, 2y को इधर ले आएँ। 2y इधर पॉजिटिव है, देखें नेगेटिव हो गया, x इधर से -x हो गया। अब देखें x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले, y रह गया, यहाँ पे 1 आ गया, और ये एज इट इज़। और x फाइंड करना है, तो ये जो y -1 है उधर जाके इनके ओवर में चला जाना है। तो अगले स्टेप में हम इनको ओवर में लिख लेंगे। ये देखें, अब हमने उसको ओवर में लिख लिया। अच्छा, अब ओवर में लिख लिया ना, तो ये देखें काफ़ी सारे माइनसेस आ रहे हैं, माइनसेस आगे ट्रबल करते हैं। तो अगर आप ऊपर में से भी माइनस कॉमन ले लें, ऐसे करके माइनस कॉमन लेंगे ना, तो 2y + 4 आएगा। नीचे वाले में से भी y कॉमन लेने का मतलब होता है कि इनको जगह चेंज कर दें, 1 इधर कर लें, y को उधर कर लें, क्योंकि बस देखें y नेगेटिव हो गया, 1 पॉजिटिव हो गया, माइनस की वजह से ये कट जाता है। तो ये चीज़ बन जाती है इस चीज़ की ना, माइनसेस ख़त्म करा के 2। इससे फ़ायदा होगा कि हमारा प्लस में चीज़ आ गई है, सिर्फ एक ही माइनस है, तो ज़रा आसानी हो जाती है। तो ऐसे लिख लें, बेहतर है।
अब वही बात कि चूंकि सीधा कर लिया हमने, तो ये हमारा एफ इनवर्स और y की जगह पे आपको पता है कि हम x लगा लेते हैं। अब ये इनवर्स बन गया, ठीक है। अब वही बात कि फंक्शन में इनवर्स को पुट कराना है। अब ये बड़े ध्यान से करने वाला काम है, दोनों चीज़ों को सामने रखें, फंक्शन को भी और इनवर्स को भी, ठीक है। वो फिर जाहिर है उस हिसाब से अब असल फंक्शन में वैल्यू लगानी है ना इनवर्स की, तो असल फंक्शन आपके सामने होना चाहिए। असल फंक्शन में x -4 है और x +4 है, यानी -4 और +2, सॉरी, ये दोनों ने लाजमी आना है, इनकी जगह पे चीज़ें आनी है। -4 और ओवर में +2, ये देखें -4 और ओवर में +2, ठीक है ये। और यहाँ पे x है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो इन्वर्स लेके आए हैं इसको लगाएं, ये जो इन्वर्स आया है ऊपर भी नीचे भी लग जाएगा ऐसे। अब देखें ऊपर भी ओवर वाला एलसीएम वाला तरीका बन रहा है, नीचे भी एलसीएम का तरीका बन रहा है। इस तरह का एलसीएम मैंने आपको पीछे बताया था कि एक के नीचे ओवर हो और एक ऐसे ही हो, तो ये बड़ा आसान होता है एलसीएम करना। तो ऊपर वाले का एलसीएम करेंगे 1 - x एलसीएम बनेगा। अब इसकी ऊपर वाली एज इट इज़, और ये जो नीचे वाली होती है वो इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होती है, पहले भी आपको बताया, -4 × दिस 1। यही काम हमने नीचे भी करना है, 1 - x बनेगा एलसीएम, ऊपर वाली उसकी एज इट इज़ 1 - x ने 2 से मल्टीप्लाई होना है। अब यहाँ अच्छा काम ये होगा कि ये जो 1 - x है और ये भी 1 - x दोनों ओवर में है, ये भी ऊपर वाले का ओवर है, ये नीचे वाले का ओवर है, ये आपस में कट जाते हैं। ये अगर आप इनको सीधा करेंगे ना तो नीचे वाली चीज़ ऐसे उल्ट के हो जाती है ऊपर, तो फिर ऐसे 1 - x क्रॉस हो जाते हैं तो कट जाते हैं। बहरहाल ये कट जाते हैं, इस डिज़ाइन में रखें। ये हो गया। अब ये और ये टर्म रह जाएगी, बस इनको सीधा कर लें। 2x + 4 इसको -4 से ज़रब दें, -4 एक बार -4 और -4x से ज़रब होगा तो प्लस का 4x हो जाएगा। नीचे देखें ये 2x + 4 वैसे ही, अब ये 2 से ज़रब होके ये आ जाएंगे। इनको देखें तो ये प्लस का 4 माइनस का 4 कट रहा है, 2x और 4x मिलके 6x, और इधर से भी ये 2x कट रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो 4 और 2 मिलके ये 6 आ रहे हैं, और एंड पे 6 आपस में कट गया, तो फिर अल्टीमेटली वहीं पहुंचना है, x आंसर आना ही आना है। तो ये देखें इसका आंसर आ गया। अब इन्वर्स वाले में हमने फंक्शन को पुट कराना है, तो इन्वर्स वाला ये है, ये इन्वर्स वाला है। इसमें देखें +4 और शुरू में 1, ये पक्की चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और इधर x के साथ 2 भी है, तो देखें ये इसके साथ 2, इधर 4, इधर 1 और यहाँ पे x की वैल्यू। अब यहाँ ये फंक्शन की वैल्यू लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ये फंक्शन की वैल्यूज़ लग रही हैं। अब इनका भी उसी तरह से एलसीएम है, ऊपर भी नीचे भी एलसीएम। ऊपर वाले का ज़वाफिकल बनेगा x + 2, ठीक है। इसकी अपनी चीज़ एज इट इज़, क्योंकि 2 भी उसके साथ है ना, 2 × x - 4, और x + 2 ने इधर 4 से मल्टीप्लाई होना है। यही काम नीचे कि x + 2 1s are x + 2, और फिर ये जो उसकी ऊपर वाली है एज इट इज़, और माइनस भी उसके साथ, और वो होता इसका एलसीएम। फिर वही बात, ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर और नीचे वाली चीज़ों को ज़रा ज़रबे ज़ुरबे दे ले। 2x 2 4s are 8, 4x 4 2s are 8। नीचे भी इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज़, माइनस इनके अलामतें चेंज कर देगा, वो आपने लिख लेनी है। +8 -8 कट गया, 2 और 4 मिलके 6x, यहाँ से x कट गया, 2 और 4 मिलके फिर 6, और फिर 6 और 6 आपस में कट जाएंगे, तो फिर देखें दोबारा से सिंगल x आता है। फिर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 प्रूव दैट, ठीक है, इस तरह से करके। तो ये ज़रा स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये है कि ये काम ईजिली हो जाता है। अब ये देखें यहाँ मैंने सारा लिखा है, क्योंकि ये असल में लिखे बगैर मुश्किल हो जाता है, तो ये मैंने पहले से ही सोच के समझ के स्टेप्स बना लिए, क्योंकि उस टाइम स्टेप बनाऊंगा ना तो ये सारा अजीबोगरीब गड़बड़ हो जाएगा। अब ये ना थोड़ा सा लॉजिकल है, डोमेन और रेंज की तरफ जो थ्योरी हमने पढ़ी थी ना, उस थ्योरी को थोड़ा सा जेन में लाना है, ठीक है। अब ये थ्योरेटिकल काम है, ठीक है, प्रैक्टिकल करने वाला इतना काम नहीं है। उसने कहा है विदाउट फाइंडिंग f इनवर्स x फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स। अब ये उसने ना थोड़ा सा चवली मारी है यहाँ पे, क्योंकि पहले उसको सवाल देना चाहिए था कि जो सिंपल एक फंक्शन होता है पहले उसकी डोमेन रेंज आपसे फाइंड करवाए, उसके बाद कहे कि इसकी मदद से इन्वर्स वाले की बनाओ। तो यहाँ हम यही करेंगे, वैसे उसने इन्वर्स कहा है, लेकिन हम पहले फंक्शन की डोमेन रेंज बना लेंगे ताकि हमें पता हो कि फंक्शन की डोमेन रेंज क्या है, फिर वहाँ से हम इन्वर्स की बनाएंगे, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है। अब देखें ईजी है, मुश्किल काम नहीं है, ज़रा थोड़ा सा समझना है। देखें पहला पार्ट है, फंक्शन दिया हुआ है 12x - 3। अब देखें ये जो डोमेन और रेंज होती है ना, डोमेन क्या है? डोमेन ये है कि आपने सोचना है कि यहाँ पे x की मैं क्या क्या वैल्यूज़ लगा सकता हूँ, कौन कौन सी वैल्यू है जो नहीं लग सकती।
अब यहाँ आप गौर करें, हर रकम आप लगा सकते हैं, ज़ीरो लगाएं, माइनस की रकम लगाएं, प्लस की लगाएं, कोई कदगन नहीं है, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उससे सवाल हल होना ही होना है। माइनस कोई, मैंने एक दो करके देखा है, ज़ीरो लगाया, देखें ज़ीरो लगाने से भी फंक्शन की कोई वैल्यू आ जाती है, 30 लगाएं एक्स की जगह पे, 30 लगाने से भी कोई वैल्यू आ जाती है। ये ज़रूरी नहीं है आपका करना, ये आप कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये मैंने काम किया है। असल काम ये है, ये आपका आंसर है सारा, ठीक है, ये जो मैंने नीचे बनाया है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए। तो मतलब ये कि एक्स की आप कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। अब कोई भी वैल्यू जो होती है ना, वो ऐसे जब नंबर लाइन बनाते हैं ना, ऐसे करके नंबर लाइन होता है, तो आपको पता है दरमियान में ज़ीरो होता है, इस साइड पे पीछे की तरफ लेफ्ट साइड पे जाएं तो एंड कहाँ जाता है, माइनस इन्फिनिटी, इस साइड पे कहाँ जाता है जी, प्लस का इन्फिनिटी। तो यही एक नंबर्स की रेंज है। तो ये चूंकि सारे नंबर लगा सकते हैं, तो ये सारे के सारे नंबर्स इसके क्या होंगे, डोमेन होंगे। डोमेन हमारी क्या होगी, ये देखें, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स देयर कम्स ऑल वैल्यूज ऑफ, यानी कि एक्स की हर वैल्यू लगाने से फंक्शन की वैल्यू आती है। तो इसलिए जो डोमेन है फंक्शन की, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक होगी। ऐसे ब्रैकेटें, छोटी ब्रैकेटें लगा के आपने इसको शो करा देना। क्लियर हो गया कि हमें पता चल गया कि एक्स की हर रकम आ सकती है उसमें। अब देखिए, डोमेन हमें पता चल गई फंक्शन की कि वो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी है। अब दूसरी बात, रेंज पे आ जाए। रेंज क्या होती है कि ये फंक्शन की आगे से वैल्यू क्या बनेगी। हम यहाँ पे तो वैल्यूज़ लगाते जाएंगे, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ लगाएंगे, तो फंक्शन की क्या आएगी, क्या फंक्शन के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट बन। असल काम ये होता है कि डोमेन और रेंज के लिए हमने ये देखना होता है कोई हर्डल तो नहीं आ रही वैल्यूज़ लगाने। वैल्यूज़ वही हमारे पास, जमा इन्फिनिटी से मनफी इन्फिनिटी तक, लेकिन उनके दरमियान से कोई वो हर्डल तो नहीं आ गई, कहीं कहीं बैरियर तो नहीं आ रहा। तो अब यहाँ देखें, एक्स की हर वैल्यू लगाने से फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आनी है। अब यहाँ करके देखें, ये हमने करके देखे हैं, 0 लगाया तो फंक्शन की वैल्यू -3 आई है, 30 लगाया तो फंक्शन की वैल्यू 357 आई है, माइनस की वैल्यू लगा के देखा तो उसकी वैल्यू माइनस में आ गई। यानी फंक्शन की वैल्यूज़ यहाँ पे नेगेटिव भी सारी की सारी आ सकती हैं, पॉजिटिव भी सारी आ सकती हैं। तो अगेन इसकी जो रेंज है वो भी सारी वही होगी जो इसकी डोमेन आई है। तमाम वैल्यूज़ को फंक्शन ले सकता है, ये मतलब, यानी x की भी तमाम वैल्यूज़ हम लगा सकते हैं और फंक्शन की भी तमाम वैल्यूज़ आ सकती हैं। यानी तमाम वैल्यूज़ डोमेन हुई, तमाम वैल्यूज़ रेंज हुई, और तमाम क्या होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। तो हम ये लिखेंगे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज़ दिस वन और रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ आल्सो दिस वन। वही डोमेन है, वही रेंज है उसकी, क्योंकि तमाम वैल्यूज़ वो ले सकते हैं, x भी ले सकता है, फंक्शन भी ले सकता है। अब चूंकि इन्हीं का रिवर्स होता है, ठीक है, जो फंक्शन इन्वर्स फंक्शन क्या करता है, इन्हीं को रिवर्स कर देता है। जो डोमेन आई है ना ओरिजिनल फंक्शन की, वो रेंज बन जाती है इन्वर्स वाले की, लेकिन वो चूंकि सेम है तो बस ऐसे ही लिख दें, ठीक है। वो आगे जाके थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, फिलहाल तो वो सेम आई है ना। तो जो आंसर्स इनका आया फंक्शन का, वही हमारे इन्वर्स वाले का होगा। ये उसने पूछा हुआ है, ठीक है, हमें आंसर उसने ये पूछा हुआ है, तो ये हम आंसर उसको इस तरह से दे रहे हैं। अब एक दफ़ा और ज़रा थोड़ा गौर करेंगे ना तो और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि वो थ्योरेटिकल काम है, ज़रा ध्यान से करना पड़ता है। अब यहाँ देखें, दूसरे पार्ट में देखें, दूसरे पार्ट में भी अगर आप गौर करें तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी उसने नहीं दी। अब ये भी एक टोटका होता है, अगर वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे ना तो पता चल जाता है कि ये गड़बड़ हो रही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो रही, इसमें कोई एक्स बटे में भी नहीं आ रहा। ये भी ये होता है, बटे में आ जाए तो फिर ध्यान रखना पड़ता है, ये बिल्कुल सीधा सीधा है, ना ही कोई स्क्वायर रूट है। तो इसमें भी आप एक्स की हर रकम लगा सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इशारिये वाली, कोई मसला नहीं है। तो इसका आगे मतलब फिर क्या हुआ कि जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसकी डोमेन क्या है, वही इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है, सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं। सो मैं देखें लिख रहा हूँ, दिस इज अ सिंपल फंक्शन विच कैन टेक ऑन ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स आल्सो कम्स आउट विद ऑल पॉसिबल वैल्यूज़। और जाहिर है कि जब आप यहाँ वैल्यूज़ लगाते हैं तो ये हल होगा, हर दफ़ा हल हो के फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब यहाँ माइनस लगा के देखें, माइनस भी आ सकती है उसकी वैल्यू, पॉजिटिव लगा के देखें, पॉजिटिव भी आ सकती हैं, तो एंड सो ऑन। तो इसी तरह इसका भी वही आंसर है जो पहले पार्ट का है, ठीक है। तो इसको भी हम ये लिखेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज़ दिस वन, रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ दिस वन, और उसके जो इन्वर्सेस हैं उनकी भी ज़ाहिर है यही बननी है, ठीक है। तो ये जो डोमेन और रेंज है वो सारी की सारी वही आएगी। इन्फिनिटी लिखना, तो अब देखें मैं ऐसे करके ना, तो ऐसे करके ये डुगडुगी बनाते हैं इस तरह की करके, इस तरह
तो ये देख लें कैसे आपने बनानी है। अब आ जाए इस वाले सवाल की तरफ, ये थर्ड वाला जो पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। अब तीसरे पार्ट में देखें, गौर करें, एक तो x बटे में भी आ गया और दूसरा साथ उसने बता भी दिया है कि x जो है वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये है असल हर्डल, ये बताती है कि यहाँ आकर आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि देखें अगर आप x की वैल्यू -1 यहाँ लगा दें तो 1 -1 कितना होता है, 0, और 0 किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर पाता, यहाँ पे अनडिफाइंड चीज़ हो जाती है, फंक्शन वो रहता ही नहीं है यहाँ पे। तो ये फिर आगे कंस्ट्रेंट के ये जो फंक्शन है वो x की ये वैल्यू नहीं ले सकता, और x की वैल्यूज़ क्या होती हैं, डोमेन होती हैं, तो डोमेन में -1 नहीं आएगा, ये हमें याद रखना है। अब -1 आ गया ना दरमियान में, तो -1 से एक रास्ता जाता है हम नेगेटिव इन्फिनिटी तक, -1 से आगे की तरफ जाएंगे तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी भी तो आएगी ना, -1 से आगे जाएं तो 0, फिर +1, फिर +2 एंड +3 चलते जाएं तो फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये यहाँ से समझ ले दो आपके पास पार्ट्स बन जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि x चूँकि माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए इसकी जो डोमेन होगी इस फंक्शन की, अभी इन्वर्स की बात नहीं हो रही, इसी फंक्शन की डोमेन क्या होगी कि एक -1 से लेके -इन्फिनिटी तक और -1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और बीच में यूनियन लगा देना है कि जी दोनों को इकट्ठा कर लें। अब देखें यहाँ एक और चीज़ समझने वाली है, ये जो सबसे छोटी ब्रैकेट होती है ना, जब आप ऐसे लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ ये जो रकम आपने दी है ना -1, ये एक्सक्लूडेड है, ये नहीं इस्तेमाल होनी। जब आपने ये दिखाना हो ना कि ये रकम भी आएगी, तो उसके लिए वो जो बड़ी ब्रैकेट होती है ना, जैसे मैट्रिसेस में लगाते हैं वो बड़ी ब्रैकेट, अभी वो अगले सवाल में आएगी, तो फिर वो लगाते हैं। यहाँ ये मतलब होगा कि -1 नहीं, -1 के अलावा मतलब -2, -3, -4 वो वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी, -1 इंक्लूड नहीं है इसमें, क्योंकि ये ब्रैकेट ये दिखाती है, अगर इंक्लूड करना होगा तो दूसरी वो ब्रैकेट हमें लगानी होती है। तो ये हम ज़ाहिर है इसमें ये कर रहे हैं। अब चूंकि डोमेन ये आई है ना फंक्शन की, तो इस डोमेन की फंक्शन को रेंज बना सकते हैं इन्वर्स वाले की, क्योंकि एक दूसरे का उल्ट होता है कि जो हमारे ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन आई है वो इन्वर्स वाले की रेंज होती है। तो इस साथ ही बता दें कि यही जो आंसर है वो रेंज है किसका, एफ इन्वर्स का। इन्वर्स वाले की रेंज, ये हमने आधा पार्ट उसको सवाल का बता दिया। अब हमने अगले पे जाना है कि ज़रा फंक्शन का पता चले इसकी रेंज क्या है। अब रेंज में जैसे यहाँ हर्डल है तो रेंज में भी हर्डल आ सकती है। अब रेंज की हर्डल फाइंड करने के ना मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका होता है कि इन्वर्स फंक्शन बना लें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन सवालों में उसने नहीं कहा, उसने कहा भाई इन्वर्स नहीं बनाना, डायरेक्ट करो। तो डायरेक्ट करने के लिए ये एक छोटा सा फार्मूला है कि रेंज का पता चलाने के लिए कि भाई वाई की वैल्यू कहाँ पे रुकेगी, y की वैल्यू कौन सी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए एक फार्मूला है कि कोएफिशिएंट ऑफ द न्यूमरेटर ओवर कोएफिशिएंट ऑफ द डिनोमिनेटर। अब देखें ये फंक्शन है ना हमारा ये वाला x ओवर 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे जो इसका कोएफिशिएंट है क्या है, 1 है, और जो डिनोमिनेटर है उसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो 1 ओवर 1 ये हम अपने फार्मूले में यूज़ करेंगे। उसकी जगह पे भी 1, उसकी जगह पे भी 1, तो y की वैल्यू 1 आ जाती है। y क्या है, रेंज, क्योंकि जाहिर है y से ही रेंज का पता चलता है, ठीक है। तो अब y की वैल्यू 1 आ गई, तो मतलब पता चल गया कि y की रेंज की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 1 से लेके -इन्फिनिटी एंड 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अगेन वही बात, 1 इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये ब्रैकेट हमें ये दिखा रही होती है, ठीक है। अब रेंज आई है ना ये फंक्शन की, तो फिर इन्वर्स की ये फिर क्या होगी, ये डोमेन हो जाएगी। तो डोमेन ऑफ द इन्वर्स फंक्शन इज दिस वन। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा, दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो ये हमने आंसर्स देने हैं। आगे चलें जी 4 वाला पार्ट। अब 4 वाले पार्ट में भी बिल्कुल उसी तरह से वो बता रहा है कि जी ये फंक्शन है, और साथ उसने खुद बता दिया, ना भी बताता तो हमने खुद आइडिया लेना था कि भाई देखें यहाँ पे अगर x की वैल्यू अगर आप 2 लगा देते हैं तो 2 - 2 0 हो जाता है। यहाँ अगर लेट्स सपोज आप लगाते हैं ना, यहाँ पे -1 लगाते हैं, x की वैल्यू -1 लगाएं तो क्या होगा, -1 और -2 कितना हो जाता है, -3। अब -3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है। तो ये फिर कंस्ट्रेंट आ गई कि भाई x की वैल्यू वो लेंगे तो फंक्शन का आंसर नहीं आना। तो इसलिए उसने खुद भी आपको बता दी है, बड़ी क्लासों में वो नहीं बताएगा, बड़ी क्लासों में खुद ढूंढना पड़ता है। तो वो कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होनी चाहिए। 2 के बराबर लें वैल्यू या 2 से बड़ी लें, 2 के बराबर लें तो ये 0 हो जाता है, 0 भी आंसर होता है, ठीक है। बड़ी वैल्यू लें तो वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं और वो आंसर जो है वो कुछ ना कुछ आता जाएगा हमारा। लेकिन ये मज़े की बात ये है कि आंसर हमेशा हमारा पॉजिटिव जाएगा,
अच्छा, तो फिर अब डोमेन क्या होगी? डोमेन देखें यहीं पे उसने बता दी है हमें कि x की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 भी इंक्लूड होगा और 2 से बड़ी, तो यही हमारी डोमेन बन गई फंक्शन की कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 2 और 2 से बड़ी, यानी कि जितनी मर्जी ले जाए इन्फिनिटी तक। अब ये 2 भी इंक्लूड है, 2 भी शामिल है, तो इसलिए हमने देखें ये ऐसे करके ब्रैकेट लगानी है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये वाली नहीं लगानी। ये कब लगाते हैं? जब एक्सक्लूड करना है, तो इसलिए ये देखें ब्रैकेट इस तरह से, उस साइड पे आप दूसरी वही ब्रैकेट रखें, ठीक है। तो ये ब्रैकेट लगा के 2 से इन्फिनिटी, आप ये चूंकि डोमेन आई है फंक्शन की, तो यही जो है इन्वर्स की रेंज हो जाएगी 2 अप टू इन्फिनिटी। अब जब वैल्यूज़ लगाएंगे, आप देखें जब आप x की वैल्यू 2 लगाते हैं यहाँ पे, तो फंक्शन 0 आता है, फंक्शन 0 आ जाएगा। अब 2 से बड़ी आप लेट्स सपोज 3 लगाते हैं, तो 3 में से 2 निकाला 1, 1 का जजर लें वो भी 1 आता है, यानी फंक्शन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, यानी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 0 से लेके आगे की तरफ जाएगी। फंक्शन हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता जजर की वजह से, ठीक है, क्योंकि हमने वो नेगेटिव बनने नहीं देना उसको। तो इसलिए फिर इसकी जो रेंज बनेगी फंक्शन की 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और अगेन 0 भी उसमें इंक्लूडेड है कि फंक्शन हमारा जो है वो 0 से लेके बाकी जितनी मर्जी वैल्यूज़ ले, और फंक्शन की वैल्यूज़ को रेंज कहते हैं। एक्स की वैल्यूज़ को डोमेन कहते हैं, फंक्शन की वैल्यूज़ को रेंज कहते हैं। बड़ा सिंपल सा काम है। तो ये रेंज आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी, और जो इन्वर्स की जो जाहिर है फिर वो क्या बन जाएगी, रेंज ने डोमेन बन जाना है, तो डोमेन जो है वो 0 से इन्फिनिटी वही वाली। तो ये हमारा थोड़े से टेक्निकल काम थे, तो ये ज़रा ध्यान से कर लेना है, कभी कभार दोबारा देख लिया करें तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है जी? 10 वाला। कहते हैं जी फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है जब एफ ए और एफ जी बराबर हो, यानी फंक्शन में भी ए लगा लें एफ ऑफ एक्स में। देखें ऐसे करके, अच्छा मैंने इसको गलत तरीके से शुरू कर लिया था, इसको ऐसे करना चाहिए कि पहले एफ एक्स है ना, एफ एक्स को लिखें, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 9, और उसने कहा है ना एफ ए फाइंड करें, तो आपने एक्स की जगह पे ए लगा लेना है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 9। इसी तरह से जो जी ऑफ एक्स है उसको लिखें, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगाएं, ठीक है, और जहाँ x है उसमें भी a लगा लें, a इज इक्वल टू ए प्लस 21। अब उसने कहा हुआ है कि एफ ए और जी ए को बराबर रखें, तो हम इनको बराबर रखेंगे, इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे। एफ ए आया है ए स्क्वायर प्लस 9 और जी ए आया है ए प्लस 21। अब इसको देखते हैं कैसे हल करना है, इन दोनों को उधर ले जाएं, प्रॉपर शक्ल बनाएं इसकी, ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस ए माइनस 21 इक्वल टू 0, और इसको सीधा करें, ए स्क्वायर माइनस ए, 9 में से 21 निकलेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ए की फॉर्म में, इसको आप फैक्टर बना लें, फैक्टर बना सकते हैं हम। 12 है तो 3 4 बार 12 होता है, तो 4 को हम माइनस का रख लेते हैं और 3 को हम प्लस का रख लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है 4 में से 3 निकाले 1, लेकिन बड़े का माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से अब इनको कॉमन लें, ज़ाहिर है ये सारा प्रोसेस वही है, पहले भी हमने किया हुआ है। तो a माइनस 4 आ गया, इसमें से 3 कॉमन लें, a माइनस 4 आ गया, और वही बात कि हमारे पास ये दो फैक्टर्स बन गए, a माइनस 4 और a प्लस 3 इक्वल टू 0। और अब इन दोनों को अलग-अलग हम 0 के बराबर रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे, a माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक हम करेंगे a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें a के दो आंसर्स आ रहे हैं, a इज इक्वल टू 4 आ गया और a इज इक्वल टू -3। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बनता है 4 एंड -3, क्योंकि उसने कहा था a की वैल्यूज़ फाइंड करें, तो ये देखें दो वैल्यूज़ उसकी आती हैं। चलें जी, ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, मेहनत देखें कर रहे हैं हम इसमें। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।